नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन का निबंध ऑफ फ्रेंडशिप पढ़ेंगे, यानी दोस्ती के बारे में। फ्रांसिस बेकन के कई एसेज मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें ऑफ ट्रुथ है, ऑफ स्टडीज़ है, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ है, एक दो और है, ऑफ रिवेंज भी अपलोड किया है। तो जनरली फ्रांसिस बेकन के एसेज छोटे होते हैं, लेकिन ये ऑफ फ्रेंडशिप थोड़ा सा लेंथी है और इसीलिए थोड़ा डिले भी हो गया इसका वीडियो अपलोड करना, लेकिन ऐसे बहुत अच्छा है। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, तो थोड़ा सा अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। It had been hard for him that spake it to have put more truth and untruth together in a few words than in that speech. Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. तो इस पूरे सेंटेंस का पहले मैं आपको जस्ट बता दूं कि अगर किसी ने भी एक व्यक्ति ने ये कहा है कि अगर किसी को दोस्ती पसंद नहीं है, अगर अकेले में कोई खुश रहता है, तो वो या तो जानवर है या देवता है। और अब देखिए जरा वर्ड, एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए। इट हैड बीन हार्ड, ये मुश्किल रहा होगा, फॉर हिम, उसके लिए, दैट स्पेक इट, जिसने ये बात बोली थी। स्पेक मतलब स्पोक। टू हैव पुट मोर ट्रूथ, कि वो और ज़्यादा सच्चाई रख पाता, एंड अनट्रूथ, या फिर झूठ रख पाता, टुगेदर, एक साथ, इन अ फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में, देन इन दैट स्पीच, बजाय सिवाय उस स्पीच के, उस कथन के जो किसी ने कहा है कि हूसोएवर इज़ डिलाइटेड, जो कोई भी खुश रहता है, इन सॉलिट्यूड, अकेलेपन में, इज़, वो है, एदर, या तो अ वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर, और अ गॉड, या फिर एक देवता। ये जो कोट है जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये एरिस्टोटल से लिया गया है। और एरिस्टोटल अपनी बुक पॉलिटिक्स में ये बात कहता है कि जो कोई भी बिना दोस्त के खुश है, अकेले में खुश है, जिसका कोई दोस्त नहीं है, वो या तो जानवर हो सकता है या देवता हो सकता है। अब अगला जो सेंटेंस है वो बहुत लेंथी है और बहुत टुकड़ों में हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए तो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। चलिए देखते हैं। For it is most true that a natural and secret hatred and aversion towards society in any man hath somewhat of the savage beast. चलिए इतने का अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरे सेंटेंस का तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ये इसी बात को एक्सप्लेन करेगा। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, अगर आपको कहीं थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो मैं एडवांस में ही आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंस था ना ऊपर के, या तो वो जानवर है या फिर देवता है, उसी बात को आगे ये और एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर बेकन, कि फॉर इट इज़ मोस्ट ट्रू, क्योंकि ये सर्वाधिक सत्य है, दैट अ नेचुरल, कि एक स्वाभाविक, एंड सीक्रेट, सीक्रेट माने दबी हुई, हेट्रेड माने नफरत, या फिर अनमनापन आप कह सकते हैं, एंड एवर्जन भी वही है। एवर्जन माने भी नफरत या अनमनापन है, नापसंद आप कह सकते हैं, किसी को पसंद नहीं है। तो किसी के अंदर अगर नफरत है टुवर्ड्स सोसाइटी, समाज के प्रति, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे समाज से नफरत है, तो इन एनी मैन, किसी भी आदमी के अंदर अगर नफरत है, हैथ समवॉट, हैथ माने हैज, समवॉट माने कुछ कुछ, ऑफ द सैवेज बीस्ट, सैवेज माने जंगली, बीस्ट माने जानवर। तो अगर किसी व्यक्ति को समाज से नफरत है तो उसके अंदर जंगली जानवर वाली कोई बात है, यानी कुछ अंश उसमें जंगली जानवर का है। बट इट इज मोस्ट अनट्रू, लेकिन ये बात सबसे ज्यादा असत्य है, दैट इट शुड हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल ऑफ द डिवाइन नेचर। लेकिन ये बात बेकन असत्य मानता है, अनट्रू मानता है, फॉल्स मानता है, कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा क्वालिटी है कि उसे समाज पसंद नहीं है तो वो डिवाइन है। इस बात से सहमत नहीं है बेकन। बट इट इज़ मोस्ट अनट्रू, लेकिन ये सबसे ज़्यादा असत्य है, दैट कि इट शुड हैव एनी कैरेक्टर, कि इसमें कुछ भी चरित्र हो, कुछ भी खासियत हो, एट ऑल, बिल्कुल भी, ऑफ द डिवाइन नेचर माने दैवीय प्रकृति की, एक्सेप्ट, सिवाय, इट प्रोसीड, ये आती हो, नॉट आउट ऑफ अ प्लेजर इन सॉलिट्यूड, यानी एक आनंद जो कि अकेलेपन में आता है, बट out of a love and desire to sequester a man's self for a higher conversation, but बल्कि
आउट ऑफ लव एंड डिज़ायर, यानी मोहब्बत से, इच्छा से, टू सिक्वेस्टर मतलब बचा कर रखना, सुरक्षित रखना, अ मैन सेल्फ यानी अपने आप को, फॉर अ हायर कन्वर्सेशन एक उच्च कोटि की बातचीत के लिए, यानी ईश्वर से बातचीत के लिए, देवी देवताओं से बातचीत के लिए, सच एज इज फाउंड जैसा कि पाया जाता है, टू हैव बीन फॉल्सली एंड फेनली। इसको आप मार्क कीजिएगा, यहाँ आपको मन करेगा अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो आपका मन करेगा कि एक लाठी उठाएं, 2 लठ लगाएं इसको, बेकन को। क्यों? देखिए तो मतलब देखिए आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। सच एज इज फाउंड टू हैव बीन फॉल्सली एंड फ्रेंडली इन सम ऑफ द हीथन, एज इन एपिमेनाइड्स द कैंडियन, न्यूमा द रोमन, एम्पीडोक्लीस द सिसिलियन एंड अपोलोनियस ऑफ टियाना। अब देखिए ये जो बात बोली है यहाँ पे गुस्सा आता है थोड़ा। सच एज इज फाउंड जैसा कि पाया जाता है, टू हैव बीन फॉल्सली एंड फेनली, फॉल्सली माने झूठे तरीके से, फेनली माने जो कल्पना कर लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, इन सम ऑफ द हीथन यानी कुछ हीथन लोगों में। अब हम क्या हीथन में आते हैं, जो क्रिश्चियन नहीं है वो हीथन में आते हैं, यानी जो बहुदेववादी हैं, है ना। तो क्रिश्चियंस को लगता है कि जो जैसा कि यहाँ पर बेकन दिखाई रहा है कि कुछ हीथन लोग जो हैं, कुछ बहुदेववादी जो लोग हैं, या जो लोग जो क्रिश्चियन नहीं हैं तो उनको ये काफिर बोलते हैं। हीथन मतलब इनकी भाषा में काफिर हुआ। तो वो फॉल्सली माने झूठे तरीके से और फ्रेंडली माने काल्पनिक तरीके से ये सोचते हैं कि भाई एकांत में ईश्वर से बात होती है, देवी देवताओं से बात होती है, भगवान से संपर्क होता है। जैसे कि हमारे संत लोग होते थे, हमारे प्राचीन एंशिएंट टाइम्स में वो ईश्वर से संवाद स्थापित करते थे, यानी जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है उससे संवाद स्थापित करते थे। वो अकेले रहते थे, है ना, जंगल में रहते थे, एकांत में रहते थे और वहाँ तपस्या करते थे। तो ये बेकन के अनुसार ये फॉल्सली और फ्रेंडली है ना, कि बस वो झूठ बोलते हैं और ऐसा केवल ऐसी कल्पना करते हैं। और भी ज़्यादा बात साबित हो जाएगी जब आगे एक और जगह मैं आपको बताऊंगी। बेकन अभी इसी पैराग्राफ में बोलेगा, वो ये कहेगा कि अगर ऐसी बात क्रिश्चियन जो प्रीस्ट हैं उनके द्वारा अगर ये ऐसी बात कही जाती है तो ये सच है, यानी वो अगर एकांत में ये सोचते हैं कि उनका ईश्वर से संपर्क होता है तो वो सही कह रहे हैं। लेकिन जो हीथन हैं वो फॉल्सली और फ्रेंडली ऐसा कहते हैं। वैसे बेकन हम हिंदुओं के बारे में नहीं कह रहा, वहाँ यहाँ पर वो ग्रीक और रोमन लोगों के बारे में कह रहा है, और उनमें जो लोग नॉन क्रिश्चियन हैं, है ना, तो उनके लिए कह रहा है हीथन। लेकिन हम भी उसी में शामिल होते हैं ना, उन्हीं की तरह हम भी बहुदेववादी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सुनकर पारा चढ़ जाता है। चलिए, तो यहाँ पर एज एपिमेनाइड्स द कैंडियन, अब यहाँ पर ये रेफरेंस है, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी एक्सप्लेनेशन आएगा या इस पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एपिमेनाइड्स द क्रिश्चियन, सबसे पहले आप इसका रेफरेंस लिख लीजिए। ये एक पोइट था क्रीट का, है ना, जो कि 600 BC में के करीब वहाँ पर था यूनान में। और ये कैंडियन का मतलब है क्रीट का रहने वाला। ये नगर राज्य होते थे ना यूनान में, तो उसमें से एक नगर राज्य क्रीट था, और क्रीट का रहने वाला क्या कहलाता था? कैंडियन। ये कैंडियन वर्ड जो आया है, यानी इसका मतलब है क्रीट आइलैंड जो है, एक द्वीप है, उसका रहने वाला। और क्रीट पुराना नाम मतलब क्रीट का पुराना नाम कैंडिया था, ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और एपिमेनाइड्स एक पौराणिक क्रीटन सूटसेयर था, क्रीट का रहने वाला एक सूटसेयर, आप कह सकते हैं भविष्यवक्ता था, जो कि जिसके बारे में कहा जाता है 57 साल तक वो एक गुफा में सोता रहा था, है ना। हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं ना, सभी जगह होती हैं ऐसी पौराणिक गाथाएं। तो ये व्यक्ति 57 साल तक एक गुफा में सोता रहा था, और इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं यूनान में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये है। फिर है दूसरा न्यूमा द रोमन। अब ये रोमन है, वो तो ग्रीक था, एपिमेनाइड्स द कैंडियन ये ग्रीक था, और न्यूमा द रोमन
अब ये है लीजेंडरी किंग है, पौराणिक राजा है रोम का, दूसरा राजा रोम का, लगभग 700 BC में। उसका पूरा नाम था न्यूमा पोम्पिलियस। लिख लीजिए आप, NUMA, न्यूमा तो दे ही रखा है, पोम्पी POMPILLIUS, इसको नोट कर लीजिए। तो पूरा नाम उसका न्यूमा पोम्पिलियस था, और उसने क्या था, एक निम्फ थी यानी जलपरी थी जिसका नाम था ईजेरिया, EGERIA, नोट कर लीजिए। तो उससे, उस जलपरी से वो पॉलिटिकल और रिलीजियस विजडम सीखता था, यानी राजनीतिक और धार्मिक बुद्धिमानी की बातें वो उससे सीखता था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो ईजेरिया जलपरी थी, अगर ना नोट किया हो, उसका नाम EGERIA, फिर से नोट कर लीजिए। तो ईजेरिया जलपरी उससे मिलने आती थी, और ऐसा भी कहा जाता है कि वो उसकी पत्नी भी थी, जो जलपरी थी। ठीक है। और अगला कैरेक्टर इन्होंने क्या दिया है, एम्पीडोक्लीज द सिसिलियन। एम्पीडोक्लीज ये सिसिली का एक फिलोसोफर है, दार्शनिक है, कवि है, और वो ये कहता था कि मेरा ईश्वर से डायरेक्ट संपर्क है, देवी देवताओं से मैं बात करता हूँ। और वो सिसिली में लगभग 550 BC के करीब सिसिली में वो रहा करता था। उसकी इच्छा थी माउंट एटना को इन्वेस्टिगेट करने की, और वो घुस गया उसमें, और ये उसके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ। उसने, मतलब एक तरीके से उसने खुद को ही मतलब खुद ही आत्महत्या समझ लीजिए कि कर ली उसमें कूद कर, और वो उसमें गायब हो गया माउंट एटना के क्रेटर में गिर के। और इस तरीके से वो चाहता था कि उसको ना देवताओं के करीब माना जाए, उसको भी एक देवता माना जाए, तो ये साबित करने के लिए वो माउंट एटना के क्रेटर में गिर गया था। और अब कौन बचा, एंड अपोलोनियस ऑफ टियाना। अब ये टियाना रोम का एक शहर है, और इसमें ये फिलोसोफर था, दार्शनिक था अपोलोनियस। पाइथागोरियन फिलोसोफर आप इसको कह सकते हैं, पाइथागोरस का फॉलोअर था। और इसने, इसके बारे में ये माना जाता है इसने बहुत सारे चमत्कार किए थे, और अपनी इस चमत्कारी शक्ति के बल पर ये अपने देश में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। तो ये इनके रेफरेंसेस हैं जो कि आपको लिखने होंगे अगर आता है एग्जाम में तो। एंड ट्रूली एंड रियली इन डाइवर्स ऑफ द एंशियंट हर्मिट्स एंड होली फादर्स ऑफ द चर्च। तो अब इनके बारे में तो ये कह रहा है कि ये तो फॉल्सली और फ्रेंडली ऐसा कहते थे, उनका एग्जाम्पल दिया, लेकिन ट्रूली एंड रियली, सत्य तौर पर और वास्तव में, इन डाइवर्स माने वेरियस, विविध, ऑफ द एंशियंट हर्मिट्स, प्राचीन हर्मिट्स में, संतों में, एंड होली फादर्स, और जो पवित्र फादर्स हैं, ऑफ द चर्च, चर्च के। तो चर्च के जो फादर हैं और जो क्रिश्चियन सेंट्स हैं, एंशियंट हर्मिट्स हैं, वो अगर ऐसा कहते हैं तो ये ट्रूली और रियली है ना। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन मुझे पसंद नहीं आया फ्रांसिस बेकन का, कि अगर क्रिश्चियन जो चर्च के फादर्स हैं वो अगर ऐसा कहते हैं कि एकांत में उनका ईश्वर से और सुप्रीम पावर से संपर्क स्थापित होता है, तो वो तो ट्रूली और रियली कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग वो फॉल्सली और फ्रेंडली कह रहे हैं। ठीक है, अब बेकन ऐसा सोचता है, हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है। But little do men perceive what solitude is and how far it extendeth. But लेकिन little माने ना के बराबर, do men perceive, लोगों को समझ आता है, what solitude is, कि एकांत क्या है, and how far it extendeth, और कहाँ तक ये फैला हुआ है। For a crowd is not company, क्योंकि जो भीड़ है वो कंपनी नहीं होती, है ना। आप ढेर शहर में मेले में खड़े हैं, ढेर सारी भीड़ है आपके आसपास, तो वो आपकी कंपनी थोड़ी है, आपकी संगति थोड़ी है। एंड फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, और जितने भी चेहरे आपके आसपास हैं वो तो केवल तस्वीरों की एक गैलरी है, नुमाइश है। एंड टॉक बट अ टिंकलिंग सिंबल, और बातचीत
केवल एक टिंकलिंग जो बज रहा है, वो सिंबल एक झुंझुना मान लीजिए आप, तो एक बजता हुआ झुंझुना है। वेयर देयर इज नो लव, जहाँ कोई मोहब्बत नहीं है, यानी आपसे कोई बात कर रहा है और ना उसको आपसे कोई मोहब्बत, ना आपको उससे कोई मोहब्बत, तो उसकी जो बातचीत है आपसे वो केवल एक बजता हुआ झुंझुना है जो आपको कोई आनंद नहीं दे रही, खुशी नहीं दे रही। द लैटिन एडेज, लैटिन भाषा की एक कहावत, मीटथ विद इट अ लिटिल, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करती है। मीटथ विद इट मतलब इसको एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है इस बात को थोड़ा सा। मैग्ना सिविटास मैग्ना सॉलिट्यूडो। अब मैग्ना सिविटास यानी जितनी ज़्यादा बड़ा, मैग्ना माने बहुत, जितना ज़्यादा बड़ा, सिविटास माने शहर, जितना बड़ा शहर, मैग्ना सॉलिट्यूड उतनी ही बड़ा एकांत। अब आप देखते ही हैं ना बड़े बड़े शहरों में, एक गांव में आप जाइए, वहाँ हर व्यक्ति हर किसी को जानता है। जब हम अपने गांव में रहते थे हर बंदे को जानते थे, चाहे वो बड़ा बूढ़ा हो चाहे कोई बच्चा हो, हर एक के बाप का नाम मालूम था, माँ का नाम मालूम था, भाई बहनों का नाम मालूम, हर गांव के हर बच्चे का नाम मालूम था हमको। लेकिन आज अपने शहर की, अपने मोहल्ले की, अपनी गली के लोगों के नाम नहीं मालूम हैं। और ये तो मैं मथुरा शहर की बात कर रही हूँ, जो और बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, उनकी बात कीजिए, जिनको मेट्रो सिटीज़ कहा जाता है, वहाँ तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। आमने सामने अपार्टमेंट हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। तो मैं तो सोच रही थी कि ये आधुनिक सभ्यता की देन है कि मेट्रो सिटीज़ में लोग एक दूसरे को नहीं जानते। अब ये तो बहुत पुरानी कहावत है भाई लैटिन भाषा की, तो यानी कि ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है। मैग्ना सिविटास मैग्ना सॉलिट्यूडो, तो इसका मतलब आप याद कर लीजिए कि जितना बड़ा शहर उतना बड़ा एकांत। बिकॉज इन अ ग्रेट टाउन, क्योंकि एक बड़े शहर में फ्रेंड्स आर स्कैटर्ड, दोस्त लोग बिखर जाते हैं। सो दैट देयर इज नॉट दैट फेलोशिप, इसलिए वहाँ वो दोस्ती नहीं होती फॉर द मोस्ट पार्ट, यानी ज़्यादातर समय में, विच इज़ इन लेस नेबरहुड्स, जो कि छोटे, लेस माने छोटे, नेबरहुड्स माने पड़ोसों में होती है। जैसे छोटा गांव जो होता है, तो जो छोटी जगहों पर जितनी दोस्ती होती है वो बड़े शहरों में नहीं होती। बट वी मे गो फर्दर, लेकिन हम इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। एंड एफर्म, और कह सकते हैं, जोर देकर कह सकते, एफर्म माने जोर देकर कहना, मोस्ट ट्रूली, बड़ी सच्चाई से, दैट इट इज अ मियर एंड मिजरेबल सॉलिट्यूड, कि ये केवल एक, मियर कह सकते हैं आप खोखला, और मिजरेबल माने कष्टदायक, सॉलिट्यूड माने एकांत है। टू वॉन्ट ट्रू फ्रेंडशिप, अगर आपके अंदर, टू वांट का मतलब यहाँ चाहना नहीं है, टू वांट का मतलब कमी होना, और ट्रू फ्रेंड्स माने सच्चे दोस्तों की। तो सच्चे दोस्तों की कमी से अगर आप एकांत में रह रहे हैं तो ये आपका एकांत बड़ा खोखला है और बड़ा कष्टप्रद है। विदाउट विच, जिसके बिना, यानी सच्चे दोस्तों के बिना, द वर्ल्ड इज बट अ विल्डरनेस, ये संसार केवल एक जंगल है, उजाड़ जमीन है, बंजर है। एंड इवन इन दिस सेंस, और इस अर्थ में भी, ऑल्सो ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत के, हुसोएवर, जो कोई भी, इन द फ्रेम ऑफ हिज नेचर, फ्रेम माने उसकी बनावट, ऑफ हिज नेचर उसकी प्रकृति की, एंड अफेक्शंस, और उसका अफेक्शंस माने उसकी जो भावनाएं हैं या फिर उसका जो टेम्परामेंट है, अगर किसी की बनावट, किसी का व्यवहार, किसी के थॉट्स, किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अनफिट फॉर फ्रेंडशिप, अनफिट माने मतलब लायक नहीं है, फॉर फ्रेंडशिप, दोस्ती के, तो ही टेकeth इट ऑफ द बीस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पर्सनैलिटी जानवर से आई है, एंड नॉट फ्रॉम ह्यूमैनिटी, ना कि इंसानियत से। ए प्रिंसिपल फ्रूट, एक मुख्य फल है ना, फायदा, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का। देखिए बेकन के बारे में कहा जाता है ना, वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, तो दोस्ती के भी फायदे हैं। बेकन हर जगह फायदा ज़रूर देखता है, यूटिलिटी ज़रूर देखता है। वो एक उपयोगिता का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा हो, जेरेमी बेंथम का है, बहुत अच्छा राइटर है जेरेमी बेंथम, तो उसने एक उपयोगिता का सिद्धांत दिया है, यानी हर चीज़ जो यहाँ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, उसका अस्तित्व इसलिए है कि उसकी उपयोगिता है ना। तो अब यहाँ भी बेकन कह रहा है, देखिए,
द प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, यानी मुख्य फल या मुख्य फायदा दोस्ती का इज द ईज एंड डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग्स ऑफ द हार्ट। फायदा क्या है? द ईज माने आराम, एंड डिस्चार्ज वो जो हम उड़ेल देते हैं, ऑफ द फुलनेस माने भराव, एंड स्वेलिंग्स और सूजन ऑफ द हार्ट दिल की। तो ये भराव और फुलनेस और स्वेलिंग्स क्या हुई? हमारा दिल ना भरा रहता है, कई परेशानी है, टेंशन है तो दिल भरा रहता है। अब किसी दोस्त, वो भी आपका अगर जिगरी दोस्त हो और उससे आप बतिया लो थोड़ी देर, बता दो कि भैया ये सहेलियां देखी होंगी ना आपस में अपने घर की, सास की, ससुर की, पति की बुराइयां करती रहती हैं आपस में। ऐसे ही जो पति लोग हैं वो बाहर जाके अपने दोस्तों से अपने घर की बुराइयां करते रहते हैं। तो हालांकि थोड़ा बुरा लगता है कि भाई अपनी पत्नी की, पति की क्यों बुराई कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, उनका हल्का हो जाता है। तो अब यही बात कह रहा है बेकन कि दोस्ती का एक फायदा ये है कि आपके दिल में जो भरा हुआ है ना, गुबार जो भरा हुआ है, फुलनेस एंड स्वेलिंग्स, वो हल्का हो जाता है। ईज एंड डिस्चार्ज, उसको कहाँ डिस्चार्ज करें, है ना, कहाँ उड़ेलें। कभी कभी आपने देखा होगा द लेमेंट कहानी, अगर आपने पढ़ी है, बहुत खूबसूरत कहानी है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो बेचारा जो उसमें मेन कैरेक्टर है, बूढ़ा आदमी है, उसका बच्चा मर गया है और वो अपना ये दुख किसी से शेयर करना चाहता है, हर इंसान को बताता है, कोई इंसान उसकी बात नहीं सुनता। तो लास्ट में वो अपने जो तांगा वो चलाता है, तो तांगे में तांगा खींचने वाली जो घोड़ी है उससे कहता है अपना दुख और अपने आप को हल्का महसूस करता है। तो यही बात यहाँ पर बेकन कह रहा है कि भाई दिल का गुबार हल्का हो जाता है, विच जो कि पैशंस माने भावनाएं ऑफ ऑल काइंड्स हर तरीके की, डू कॉज पैदा कर देती हैं, एंड इंड्यूस और ले आती हैं, मतलब जाने कहाँ कहाँ से हमारे अंदर भर देती हैं। वी नो हम जानते हैं, डिसीजेस कि क्या बीमारियां हो जाती हैं, ऑफ स्टॉपिंग्स रोकने से, एंड सफोकेशंस और दम घोटने से, आर द मोस्ट डेंजरस इन द बॉडी, है ना, वो कितनी खतरनाक होती हैं हमारे शरीर में। यानी किसी भी चीज़ को रोकना नहीं चाहिए। आपने डॉक्टर्स को कहते सुना होगा कि भाई अगर आपको टॉयलेट आ रहा है तो आप तुरंत टॉयलेट जाइए, रोकिए मत। कोई भी शरीर की जितने भी बहाव हैं उनको आपको रोकना नहीं है ना, निकाल देना है शरीर से गंदगी को। तो रोकने से कितनी भयानक बीमारियां हो जाती हैं शरीर में। एंड इट इज़ नॉट मच अदरवाइज इन द माइंड, और दिमाग में भी कुछ मच अदरवाइज ज़्यादा अलग नहीं होता। अदरवाइज माने डिफरेंट, तो दिमाग में भी ऐसा ही है, वहाँ भी कुछ अलग नहीं होता। यू मे टेक सर्जा टू ओपन द लिवर। अब ये जो सर्जा है इसको सरसा परीला बोलते हैं, और अगर हिंदी में बोलें तो इसको अंतमूल या सारेवा, एक बेल होती है ना। तो लिवर अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये अनंत मूल जो बेल है उसका रस दिया जाता है और लिवर आपका काम करने लगता है। तो यू मे टेक सारजा टू ओपन द लिवर, यानी अपने लिवर को खोलने के लिए आप ये सारेवा या अनंत मूल या सरसा परीला या सारजा इस बेल का रस ले सकते हैं। स्टील टू ओपन द स्प्लीन। स्प्लीन आप अगर, ये भी बॉडी का एक ऑर्गन है, ये हमारी बॉडी का ऑर्गन है, लिवर, स्प्लीन। तो अगर स्प्लीन आपका सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको स्टील मतलब आयरन लेना होगा, जो केमिकल फॉर्म में दिया जाता है ना, आयरन कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं, जैसे प्रेग्नेंट औरतों को ज़रूर दी जाती हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है तो उनको सबसे पहले आयरन कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। तो स्टील मतलब कि आयरन लेना है टू ओपन द स्प्लीन, स्प्लीन को सही से काम कराने के लिए। फ्लावर्स ऑफ सल्फर, आपको फ्लावर्स मतलब यहाँ पाउडर के लिए आया, फ्लावर्स ऑफ सल्फर यानी सल्फर पाउडर लेना है आपको फॉर द लंग्स, अगर आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। कैस्टोरियम फॉर द ब्रेन, और अगर दिमाग बंद है तो दिमाग को खोलने के लिए आपको कैस्टोरियम लेना है। वो आप खाते हैं ना, कौन सी आइसक्रीम खाते हैं, वनीला, बड़े स्वाद से खाते हैं। वो वनीला कहाँ से आता है एक बार पढ़ लेना उसके बारे में, तो वनीला आइसक्रीम खाना भूल जाओगे। ये बीवर जानवर है, उसका एक कैस्टर सैक होता है, तो उसमें से ये कैस्टोरियम निकाला जाता है, तो उसका यूज़ किया जाता है वनीला वो बनाने के लिए। तो वो कैस्टोरियम ये वही है कि अगर आपका ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप कैस्टोरियम लें। बट नो रिसीट ओपनथ द हार्ट, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़
रिसीट आप कह सकते हैं, प्रेस्क्रिप्शन है ना, दवाई लिखी जाती है ना, डॉक्टर ये दवाइयाँ तो देते हैं इस तरीके से कि भाई ये बॉडी का ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो ये दवाई लो, ये ऑर्गन काम नहीं कर रहा ये दवाई लो। तो बट नो रिसीट, लेकिन कोई भी प्रेस्क्रिप्शन, कोई भी दवाई नहीं करती क्या, ओपनथ द हार्ट, दिल को नहीं खोल पाती। यानी हमारे दिल में जो गुबार भरा हुआ है उसके लिए हम क्या लें, कौन सी गोली लें, ना पैरासीटामोल काम करेगी, ना क्रोसन काम करेगी, है ना, बेरालगन, कितनी सारी दवाइयाँ हैं, एल्बेंडाजोल है, तो कोई सी दवाई हमारे दिल को नहीं खोल सकती। वहाँ कौन सी दवाई काम आती है, बट अ ट्रू फ्रेंड, बट का मतलब यहाँ सिवाय, सिवाय एक अच्छे दोस्त के, टू हुम यू मे इम्पार्ट, जिसको आप दे सकते हो, जिसके सामने आप उड़ेल सकते हो ग्रीफ्स, अपने दुख, जॉयज अपनी खुशियाँ, है ना, खुशियाँ भी तो बांटने से बढ़ जाती हैं और ग्रीफ बांटने से कम हो जाते हैं। फियर्स अपने डर आप बांट सकते हो, होप्स अपनी उम्मीदें आप शेयर कर सकते हो, सस्पिशंस आपको किसी पर शक है वो भी आप दोस्त से कह सकते हो, किसी और से नहीं कहोगे, काउंसिल्स अपनी सलाह दे सकते हो, एंड व्हाटसोएवर और जो कुछ भी लायथ पड़ा हुआ है अपॉन द हार्ट, दिल के ऊपर, टू ऑप्रेस इट, उसको दबा रहा है, जो आपके दिल पर बोझ डाले हुए है वो सब ले जाके अपने दोस्त के सामने उड़ेल दो। इन अ काइंड ऑफ सिविल श्रिफ्ट और कन्फेशन, एक प्रकार का सिविल माने इनफॉर्मल, एक तो होता है मतलब चर्च में जाके प्रीस्ट के सामने आप एक कन्फेशन करते हैं कि भाई हमने ये पाप किया है ना, अपने आप को हल्का करने के लिए और अपने आप को दोष मुक्त करने के लिए एक कन्फेशन होता है चर्च में। तो अब यहाँ पर क्या है, वो तो होता है फॉर्मल होता है। अब यहाँ पर सिविल शिफ्ट, यानी अब आप ये यहाँ पर एक इनफॉर्मल कन्फेशन कर सकते हैं, एब्सोल्यूशन कर सकते हैं, अपने आप को दोष मुक्त कर सकते हैं। कन्फेशन माने अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं अपने दोस्त के सामने कि भाई यार ये हो गया, है ना। बाकी किसी मम्मी पापा को बताएं डंडे लेके 2 लगाएंगे तुम्हें, है ना। दोस्त से तो बताते हैं कि यार ये हो गया, गड़बड़ हो गई। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग टू ऑब्जर्व, ये देखना बड़ी विचित्र बात है, अजीब चीज़ है। हाउ हाई अ रेट, कि कितनी ऊंची कीमत ग्रेट किंग्स एंड मोनार्क्स, महान राजा और सम्राट, डू सेट अपॉन, लगाते हैं, दिस फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के इस फायदे पर, इस फल पर, वेयर ऑफ, जिसके बारे में, वी स्पीक, हमने अभी बात की, सो ग्रेट, इतनी ज़्यादा कीमत आंकते हैं वो इस फायदे की, एज दे परचेज इट, कि वो इसको ख़रीदते हैं, दोस्ती को ख़रीदते हैं, मैनी टाइम्स, बहुत बार, एट द हज़ार्ड ऑफ, माने ख़तरा मोल लेकर, देयर ओन सेफ्टी एंड ग्रेटनेस, अपनी खुद की सुरक्षा पर, अपनी खुद की हिफाजत और ग्रेटनेस, अपनी महानता को ख़तरे में डालकर भी वो लोगों से दोस्ती करते हैं। For princes, in regard of the disdains of their fortune from that of their subjects and servants, क्योंकि जो राजकुमार हैं, राजा हैं, इन रिगार्ड ऑफ द डिस्टेंस, यानी अगर हम दूरी को ध्यान में रखें, ऑफ देयर फॉर्च्यून, उनके भाग्य की, उनके स्टेटस की, फ्रॉम दैट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड सर्वेंट्स, उनकी प्रजा और उनके सेवकों के जो भाग्य से उनकी दूरी है, स्टेटस की दूरी है, कैन नॉट गैदर दिस फ्रूट, वो इस फल को प्राप्त नहीं कर सकते, एक्सेप्ट, सिवाय, टू मेक देमसेल्व्स कैपेबल देयर ऑफ, अपने आप को उसके लायक बनाकर, दे रेज, इसलिए वो क्या करते हैं, उठाते हैं, सम पर्सन्स, कुछ लोगों को, टू बी एज इट वर कंपेनियंस, यानी अपने साथी बनाने के लायक, यानी कुछ लोगों को, क्योंकि उनके और उनके सेवकों के स्टेटस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो अब दोस्ती कैसे हो इस डिफरेंस की वजह से, तो वो कुछ लोगों को ऊपर उठाते हैं अपना साथी बनाने के लिए, एंड ऑलमोस्ट इक्वल्स टू देमसेल्व्स, और लगभग अपने आप का इक्वल बना लेते हैं, अपनी बराबरी पर ले आते हैं, विच मैनी टाइम्स सॉर्टेथ टू इनकन्वीनियंस, और ये काम क्या होता है, विच, जो कि मैनी टाइम्स, बहुत बार, सॉर्टेथ टू इनकन्वीनियंस, यानी उनके लिए समस्या पैदा कर देता है, असुविधा पैदा कर देता है, यानी किसी नीचे तबके के व्यक्ति को ऊपर तक लेकर आना, अपनी बराबरी पर लाना, उनके लिए कभी कभी प्रॉब्लम पैदा कर देता है। लेकिन दोस्ती का ये फ़ायदा उठाने के लिए बहुत से राजा महाराजा लोग ऐसा करते हैं।
द मॉडर्न लैंग्वेज गिव्स अनटू सच पर्सन्स द नेम ऑफ फेवरेट्स और प्राइवेडोज। जो आधुनिक भाषा है उसमें ऐसे लोगों को फेवरेट्स या प्राइवेडोज का नाम दिया जाता है। ये प्राइवेडोज एक स्पेनिश वर्ड है ना, कि जो प्रिय हैं, अपने फेवरेट्स हैं, उनका नाम दिया जाता है। एज इफ इट वर मैटर ऑफ ग्रेस और कन्वर्सेशन, जैसे कि ये कोई कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत का, या ग्रेस माने खूबसूरती की बात हो, खूबसूरती का मामला हो, बातचीत का मामला हो, तो इसको ये नाम दिया जाता है। बट द रोमन नेम अटेनेथ द ट्रू यूज एंड कॉज देयर ऑफ। लेकिन इसके लिए जो रोमन नाम था, अब ये प्राइवेडोज तो मैंने आपको बताया स्पेनिश नाम है, अब इसके लिए रोमन नाम क्या था? बट द रोमन नेम अटेनेथ द ट्रू यूज। तो जो रोमन नाम है वो सच्चा इसका अर्थ निकालता है, एंड कॉज देयर ऑफ, उसका कारण भी है। नेमिंग देम पार्टिसिपेस क्यूरेरम, उनको क्या नाम दिया जाता है? पार्टिसिपेस क्यूरेरम, यानी कि पार्टिसिपेस का मतलब हुआ शेयर करने वाला, भाग लेने वाला, और क्यूरेरम का मतलब हुआ केयर्स, एंग्जाइटीज़। तो जो हमारी चिंताओं में, हमारे दुख में हमारा भाग ले, वो दोस्त हुआ। तो ये रोमन नेम है, और ये नाम रोमन एम्परर टिबेरियस था, उसने अपने मंत्री सेजानस को ये नाम दिया था। नोट कर सकते हैं आप, इनका जिक्र आ भी चुका है और आगे भी आ रहा है। तो रोमन एम्परर टिबेरियस, TIBERIUS लिख लीजिए, और उसने ये नाम दिया था पार्टिसिपेस क्यूरेरम, अपने मंत्री को नाम दिया था जिसका नाम था सेजानस, SEJANUS, सेजानस। तो यानी जो हमारी चिंताओं में भाग ले। फॉर इट इज़ दैट विच टाइएथ द नॉट, क्योंकि यही वो वजह है जो कि इस गांठ को बांधती है, दोस्ती की गांठ को बांधती है। एंड वी सी प्लेनली, और हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, दैट दिस हैथ बीन डन, कि ऐसा हुआ है, नॉट बाय वीक एंड पैशनेट प्रिंसेस ओनली, यानी ऐसा केवल कमज़ोर और भावुक राजाओं के द्वारा ही नहीं किया गया है, बट बाय द वाइजेस्ट एंड मोस्ट पॉलिटिक दैट एवर रेंड, बल्कि जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग थे और सबसे बड़े राजनीतिज्ञ राजा थे जिन्होंने कभी रैन मतलब शासन किया, उनके द्वारा भी ऐसे काम किए गए हैं, यानी ऐसे दोस्त बनाए गए हैं। हु हैव ऑफन टाइम्स जॉइंड टू देमसेल्फ, हु जिन्होंने ऑफन टाइम्स माने अक्सर, जॉइन टू देमसेल्व्स यानी अपने पास जोड़ा है, अपने साथ जोड़ा है, सम ऑफ देयर सर्वेंट्स, अपने कुछ सेवकों को, whom both themselves have called friends, यानी जो जिनको के उन्होंने खुद दोस्त माना है, एंड अलाउड अदर्स, और दूसरों को भी परमिशन दी है, इजाज़त दी है, लाइक वाइज इसी तरीके से, टू कॉल दैम, उनको पुकारने की, इन द सेम मैनर इसी तरीके से, यूजिंग द वर्ड उस शब्द का प्रयोग करके, विच इज़ रिसीव्ड बिटवीन प्राइवेट मैन, जो कि जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है ऐसे व्यक्तिगत लोगों के बीच में। तो अगर एक सेंटेंस में इस पैराग्राफ के बारे में हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं और उनकी प्रजा के बीच में डिफरेंस होता है स्टेटस का, लेकिन दोस्ती का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने कई बार गरीब लोगों को अपने स्तर तक ऊपर उठाया है, और ऐसा केवल कमज़ोर राजाओं के द्वारा नहीं किया गया, भावुक राजाओं के द्वारा ही नहीं किया गया, बल्कि बड़े बड़े बुद्धिमान राजाओं के द्वारा भी ऐसा किया गया है दोस्ती के मज़े लेने के लिए। और अब एक बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल, एल सिला, इसका नाम कभी कभी SULLA भी लिखा जाता है। तो व्हेन ही कमांडेड रोम, जब वो रोम का शासक था सिला, तो रेज्ड पोम्पी, उसने पोम्पी को ऊपर उठाया। अभी जो ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा गया ना, उसकी का एग्जाम्पल है ये कि कैसे एक राजा ने एक सामान्य आदमी को ऊपर उठाया। तो ये सिला ने पोम्पी को ऊपर उठाया, आफ्टर सरनेम द ग्रेट, और बाद में पोम्पी ने अपने लिए क्या सरनेम लगाया, पोम्पी द ग्रेट, यानी महान पोम्पी, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, और एक और राजा हैं अशोक द ग्रेट। तो कुछ लोग ये पदवी धारण कर लेते हैं,
तो यही पोम्पी ने भी अपने सामने सरनेम द ग्रेट लगाया, पोम्पी द ग्रेट। तो सिला ने इसको ऊपर उठाया था। अब पहले मैं इसकी कहानी सुना दूँ, वैसे आगे आने वाली है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये पोम्पी धीरे धीरे पावर में आ गया। जब उसको नजरें इनायत हो गई सिला की, तो पोम्पी को बहुत पावर मिल गई। और जिसको ऐसे पावर मिल जाए तो मालूम तो आपको है कि बौरा जाता है व्यक्ति। तो पोम्पी भी बौर आ गया और कहने लगा कि मैं सिला से ऊपर हूँ, मैं सिला से ज़्यादा ग्रेट हूँ। और एक बार क्या किया कि पोम्पी ने एक अपनी जान पहचान के व्यक्ति को, जो कि उतना योग्य भी नहीं था, उसको मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया अपने आप, बिना सिला से पूछे। सिला ने कहा, भैया ये तूने मजिस्ट्रेट बना दिया, या मैं कोई योग्यता तो होए। तो पोम्पी ने कहा कि चुप रहो, हमने अपॉइंट किया है ना, और अब तुम्हारी शक्ति कम हो रही है, हमारी शक्ति ज़्यादा है। और लोग चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज को प्रणाम नहीं करते, और तुम डूबते सूरज हो, है ना। तो अब पोम्पी देखो कहाँ से कहाँ क्या फ़ायदा उठा लिया उसने। तो इतना रिस्की है, फिर भी राजा लोग ऐसा करते हैं। और भी आपने एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हिस्ट्री में। तो क्या हुआ, रेज पोम्पी आफ्टर सरनेम्ड द ग्रेट टू दैट हाइट, इस ऊंचाई तक उठाया, दैट पोम्पी वांटेड हिमसेल्फ, कि पोम्पी ने शेखी मारी अपने आप को, फॉर सिलाज ओवर मैच, कि वो सिला से बेहतर है। भले ही सिला ने उसको ऊपर उठाया, लेकिन वो लायक था इसके लिए, है ना, और उस सिला से ज़्यादा योग्य था, इसलिए सिला ने उठाया। तो वो शेखी मारने लगा, भाई मैं योग्य था इसलिए, कोई मेरे ऊपर एहसान थोड़ी किया है सिला ने। फॉर व्हेन ही हैड कैरिड द कॉन्सलशिप, कॉन्सलशिप वही मजिस्ट्रेटशिप, यानी एक बड़ी पदवी थी रोमन साम्राज्य में कॉन्सलशिप की, फॉर अ फ्रेंड ऑफ हिज। तो पोम्पी ने ये कॉन्सलशिप अपने एक दोस्त को दे दी, अगेंस्ट द परस्यूट ऑफ सिला, यानी सिला की मर्जी के खिलाफ। एंड दैट सिला डिड अ लिटिल रिसेंट, और सिला इस बात पर अ लिटिल थोड़ा सा, रिसेंट माने गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ, देयर एट माने इस बात पर। एंड बिगेन टू स्पीक ग्रेट, और वो थोड़ी बड़ी बातें बोलने लगा कि भाई ये नाकाबिल है और तुमने इसको नियुक्त कर दिया, कौंसल बना दिया। तो पोम्पी टर्न्ड अपॉन हिम अगेन, पोम्पी फिर से उसकी ओर मुड़ा, एंड इन फैक्ट बेड हिम बी क्वाइट, और देखो तो उसने कहा कि भाई तुम क्वाइट, चुप रहो, शांत हो जाओ। फॉर दैट मोर मैन एडोर्ड द सन राइजिंग, क्योंकि ज्यादा लोग पूजा करते हैं उगते हुए सूरज की, देन द सन सेटिंग, बजाय डूबते हुए सूरज की। यानी अपने आप को उगता हुआ सूरज बोला उसने, और सिला को डूबता हुआ सूरज बोला। विद, अब एक और एग्जाम्पल, एक तो ये एग्जाम्पल हुआ, ये आप नोट करते जाइएगा क्योंकि इन पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। सिला ने क्या किया था, और सिला और पोम्पी का क्या मसला था, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नोट करते जाइएगा, मार्क करते जाइएगा, नाम इनके लिखते जाइएगा। थोड़े डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि राम श्याम और महेश सुरेश, वो नाम तो है नहीं जो आपको आसानी से याद रहें, तो लिख लीजिएगा। और इनकी स्पेलिंग्स भी लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। अब एक और एग्जाम्पल, विद जूलियस सीजर डेसिमस ब्रूटस हैड ऑब्टेन्ड दैट इंटरेस्ट, और जूलियस सीजर के साथ डेसिमस ब्रूटस ने हैड ऑब्टेन्ड, प्राप्त कर लिया था, दैट इंटरेस्ट मतलब उतना ही महत्व, उतनी ही आप कह सकते हैं इतना इंटीमेट फ्रेंड बन गया था, उसका घनिष्ठ दोस्त बन गया था जूलियस सीजर का डेसिमस ब्रूटस। As he sat him down in his testament for heir in remainder after his nephew, और कितना गहरा दोस्त बन गया था कि as he, कि उसने मतलब जूलियस सीजर ने, set him down, उसको लिख दिया था, in his testament मतलब कि अपनी विल में, है ना, अपने मरने के बाद जो वसीयत करते हैं, तो अपनी वसीयत में उसको लिख दिया था, फॉर हेयर मतलब कि उसका उत्तराधिकारी, इन रिमाइंडर आफ्टर यानी उसके बाद में, किसके बाद में, हिज नेफ्यू, अपने भतीजे के बाद में। यानी जूलियस सीजर के कोई बेटा नहीं था, तो उसने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन भतीजे के तुरंत बाद अगर भतीजे को कुछ हो जाता है, भतीजे को आप जानते हैं ना, ऑगस्टस सीजर,
जूलियस सीजर के मर्डर के बाद ऑगस्टस सीजर, हालांकि 3 लोग मिलके राजा बने थे, जिसमें मार्क एंटनी था, लेपिडस था और ये ऑगस्टस सीजर था। ये 3 लोग मिलके ट्रिumvirate बना था। ये सारी चीज़ें नोट करने की हैं, अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो इसने क्या किया था जूलियस सीजर ने कि अपने भतीजे के बाद जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी, हम भी जैसे नॉमिनेशन करते हैं ना, हमारे कोई बैंक अकाउंट होता है तो उसमें नॉमिनी का नाम लिखा जाता है कि भाई अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका ये पैसा किसको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के ही नाम लिखते हैं उसमें। पति अपनी पत्नी का नाम लिखते हैं, बच्चों के नाम लिखते हैं, या पत्नी अपने पति और बच्चों के ऐसे लिखते हैं। तो अब डेसिमस, जूलियस सीजर का क्योंकि बेटा नहीं था तो उसने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया, और भतीजे को कुछ हो जाता है तो उसकी एब्सेंस में डेसिमस ब्रूटस उसका उत्तराधिकारी होगा, ये उसने वसीयत में लिखा। एंड दिस वॉज द मैन दैट हैड पावर विद हिम टू ड्रॉ हिम फोर्थ टू हिज डेथ। और इस आदमी के अंदर वो पावर थी, वो ताकत थी कि वो उसको उसकी मौत तक ले जा सकता था, है ना, ले गया। फॉर वैन सीजर वुड हैव डिस्चार्ज द सीनेट। आपने अगर विलियम शेक्सपियर का नाटक जूलियस सीजर पढ़ा हो या जूलियस सीजर की कहानी पढ़ी हो इतिहास में, तो आपने पढ़ा होगा कि जिस दिन जूलियस सीजर का मर्डर हुआ था उससे एक रात पहले कलपूर्निया, जो कि पत्नी थी जूलियस सीजर की, उसने सपना देखा था। और सपने में ये देखा कि जूलियस सीजर के शरीर में 20 घाव हैं और उनमें से खून के फव्वारे निकल रहे हैं। और वो एकदम सोते सोते जाग गई थी और रात भी बड़ी भयानक थी। उस दिन आंधी तूफान भी आया था। तो कलपूर्निया ने कहा कि आज तुम सीनेट मत जाओ, आज मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, मेरे पास ही रहो आप। तो जूलियस सीजर मान गया कि ठीक है। उधर क्योंकि षड्यंत्र रचाई जा रहा था, कैशियस और ब्रूटस, और उसमें काफ़ी लोग थे कॉन्स्पिरेटर्स। उन्होंने षड्यंत्र रच लिया था कि आज जैसे ही सीनेट में आएगा जूलियस सीजर, आज हम उसका मर्डर कर देंगे। और कलपूर्निया ने सपना देखा और कहा कि आज तुम मत जाओ। तो जूलियस सीजर मान गया कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन इस बंदे ने, जब इनको लोगों को पता चला कि भाई जूलियस सीजर नहीं आ रहा है आज सीनेट, तो इनको प्लान फेल होने लगा इनका, तो कि भाई आज तो हमें मर्डर करना था। और आपको मालूम है 15 मार्च का वो दिन था। याद मुझे क्यों रहता है, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे होता है। तो 15 मार्च का वो दिन था जिस दिन इसका मर्डर हुआ था। तो अब उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं जाता हूँ। तो इस ब्रूटस ने क्या किया था कि भाई तुम ये अब इतने तुम अंधविश्वासी हो गए कि तुम्हारी पत्नी ने एक खराब सपना देख लिया तो तुम सीनेट नहीं जाओगे, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि अब तुम उस वक्त तक इंतजार करोगे जब तक तुम्हारी पत्नी अच्छा सपना ना देख ले, तब तक तुम सीनेट मत आना है। ऐसा करोगे तो उसको एक तरीके से भड़काया और उसको कहा कि मतलब वो करता ना, बेइज्जती सी करते हैं कि अच्छा अपनी बीवी के कहने में चल रहे हो, चिड़ी के गुलाम हो गए हो। तो ऐसा ही इसने बोला और जूलियस सीजर चला गया इनकी बात मान के, और उसी दिन उसका मर्डर हो गया। तो ये बंदा उसकी मौत तक उसको ले गया। एंड दिस वॉज द मैन दैट हैड पावर विद हिम टू ड्रॉ हिम फोर्थ टू हिज डेथ। इस बंदे में वो ताकत आ गई कि वो जूलियस सीजर को उसकी मौत तक ले गया। फॉर क्योंकि व्हेन सीजर वुड हैव डिस्चार्ज द सीनेट, जब सीजर ने कहा कि वो सीनेट को डिस्चार्ज करेगा, मतलब कि वो सीनेट नहीं जाएगा इन रिगार्ड ऑफ सम इल प्रेसेजेस। इल प्रेसेजेस माने जो थोड़े से वो होते हैं ना, अपशगुन होते हैं। तो कुछ अपशगुन हुए हैं घर में और इसलिए वो सीनेट नहीं जाएगा। एंड स्पेशली अ ड्रीम ऑफ कलपूर्निया, खास तौर पर उसने जिक्र किया कि मेरी पत्नी कलपूर्निया ने एक सपना देखा है और कुछ अपशगुन हो रहे हैं, इसलिए मैं सीनेट नहीं आऊँगा। दिस मैन लिफ्टेड हिम जेंटली, तब यही वो आदमी था जिसने बड़े विनम्रता से उसको उठाया बाय द आर्म, अपनी बाहों का सहारा देकर आउट ऑफ हिज चेयर, उसकी कुर्सी से, यानी जूलियस सीजर की कुर्सी से अपनी बाहों का सहारा देकर उसको उठाया। टेलिंग हिम, उसको ये कहते हुए, ही होप्ड, कि उसे उम्मीद है, ही वुड नॉट डिसमिस द सीनेट, कि ही यहाँ पर ये वाला जो ही है ये तो ब्रूटस के लिए है और ये वाला जो ही है ये जूलियस सीजर के लिए है। तो उसने जूलियस सीजर को उसकी कुर्सी से उठाया सहारा देते हुए और ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम, ही वुड नॉट डिसमिस द सीनेट, कि जूलियस सीजर सीनेट को डिसमिस नहीं करेगा टिल हिज वाइफ हैड ड्रीम्ड अ बेटर ड्रीम, जब तक कि उसकी पत्नी एक बेहतर सपना ना देख ले, है ना। तो ये कहते हुए उसको उठा के ले गया। एंड इट सीमेथ
हिज फेवर वॉज सो ग्रेट, और ऐसा लगता है कि उसकी कृपा इतनी ज़्यादा थी, एज एंटोनियस इन अ लेटर विच इज रिसाइटेड वर्बेटम इज वन ऑफ सिसरोज फिलिपिक्स called him Venefica witch as if he had enchanted Caesar। तो मतलब एंटोनी, मैंने आपको बताया ही कि मार्क एंटनी और ऑगस्टस सीजर और लेपिडस, ये तीनों बाद में ट्रिumvirate बने थे, और कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ इन तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था और इन तीनों की जीत हुई थी। मार्क एंटनी का बड़ा फेमस स्पीच भी है विलियम शेक्सपियर के नाटक में, ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको वक्त मिले तो मार्क एंटनी ने इन अ लेटर, एक खत में, विच इज रिसाइटेड वर्बेटम, जो कि शब्दशः, वर्बेटम माने वर्ड फॉर वर्ड, जो कि शब्दशः पढ़ा गया, इज वन ऑफ सिसरोज फिलिपिक्स, यानी सिसरो के एक फिलिपिक्स में। सिसरो ने क्या था कि सिसरो एक बड़ा महान स्पीकर था रोम का, उसी वक्त का, इन्हीं के टाइम का, जूलियस सीजर, मार्क एंटनी इन्हीं के टाइम का है। तो उसने कुछ स्पीचेस दिए थे, किसके खिलाफ? एंटनी के खिलाफ, है ना। मार्क एंटनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था और उसके खिलाफ उसने कुछ स्पीचेस दिए थे, और वो स्पीचेस कितने हैं? शायद 14 हैं, हाँ। तो लिख लीजिएगा, अगर हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए, कि उसने फिलिपिक्स नाम से 14 बार भाषण दिए थे, 14 भाषण दिए थे, और उनमें मार्क एंटनी को क्रिटिसाइज किया था। तो उसमें कॉल्ड हिम, कि उसको कहा है वेनेफिका, यानी कि विच, यानी कि चुड़ैल, एज इफ, जैसे कि ही हैड एनचांटेड सीजर, उसने सीजर को अपने जाल में, एनचांट माने मंत्रमुग्ध कर लेना, अपने जाल में फंसा लेना, अपने जादू कर देना। तो ब्रूटस को रेफर किया गया एक विच के रूप में, एक चुड़ैल के रूप में, जिसने कि सीजर पर जादू कर दिया था। और तो ये देखिए 2 एग्जाम्पल हुए, और भी एग्जाम्पल दे रहा है फ्रांसिस बेकन। ऑगस्टस रेज्ड एग्रिप्पा, ऑगस्टस सीजर ने एग्रिप्पा को ऊपर उठाया। दो ऑफ मीन बर्थ, हालांकि उसका जन्म बड़े निम्न कुल में हुआ था। टू दैट हाइट, इस ऊंचाई तक, एज व्हेन ही कंसल्टेड विद मैसिनस about the marriage of his daughter Julia, Maecenas took the liberty to tell him that he must either marry his daughter to Agrippa or take away his life. There was no third way. He had made him so great. तो कितना ऊंचा उठा दिया इसने ऑगस्टस, आपको याद ही है कि भतीजा है जूलियस सीजर का। तो उसने एग्रिप्पा को इतना ऊंचा उठा दिया कि एज व्हेन ही कंसल्टेड, कि जब उसने सलाह ली, ही यहाँ पर किसके लिए आया है? ऑगस्टस सीजर के लिए। उसने कंसल्टेड माने सलाह ली विद मैसिनस, मैसिनस उसका मंत्री था, तो अपने मंत्री से सलाह ली अबाउट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर जूलिया, अपनी बेटी जूलिया की शादी के बारे में। ये ऑगस्टस सीजर की बेटी थी जूलिया, और बढ़िया बड़ी भयानक किस्म की लड़की, मतलब हम सोचे कि उसने एक शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, है ना, और इसको इसके पिताजी के द्वारा ही फिर निकाल दिया गया देश से बाहर, के तुम हद करती हो बिटिया, एक शादी, 2 शादी, 3 शादी, मतलब किसी भी चीज़ की लिमिट होती है। तो इसको निकाल दिया गया था ऑगस्टस सीजर के द्वारा। खैर वो बाद की बात है, लेकिन उसने पूछा ऑगस्टस ने कि अपने मंत्री से कि भाई क्या किया जाए, इसकी शादी किससे की जाए। तो उसने कहा कि भाई या तो आप एग्रिप्पा से शादी कर दो। क्या कहा? दैट ही मस्ट, मैसिनस टुक द लिबर्टी टू टेल हिम, मैसिनस ने उसको कहा और ये लिबर्टी ली, मतलब हिम्मत हो गई उसकी ये कहने की, दैट ही मस्ट आइदर मैरी हिज डॉटर टू एग्रिप्पा, कि या तो वो एग्रिप्पा से अपनी बेटी की शादी कर दे और टेक अवे हिज लाइफ, या फिर उसका जीवन ले ले, या फिर खुद आत्महत्या कर ले। देयर वॉज नो थर्ड वे, क्योंकि कोई तीसरा रास्ता उसके अलावा था नहीं। ही हैड मेड हिम सो ग्रेट, उसने यानी ऑगस्टस सीजर ने मेड हिम, उसको बना दिया था, यानी कि एग्रिप्पा को बना दिया था, सो ग्रेट, इतना महान। विद टिबेरियस सीजर,
अब ये टिबेरियस सीजर कौन है? ये जो एग्रिप्पा था ये सेकंड हस्बैंड था जूलिया का, और टिबेरियस तीसरा हस्बैंड था जूलिया का। तो विद टिबेरियस सीजर सेजानस हैड एसेंडेड टू दैट हाइट। अब ये इन्होंने भी यही किया कि इन्होंने सेजानस को सर पे चढ़ा लिया, टिबेरियस सीजर ने। तो सेजानस हैड ascended to that height as they two were termed and reckoned as a pair of friends। सेजानस को उसने इतना ऊपर चढ़ा लिया, ascended माने चढ़ गया, to that height उस ऊंचाई तक, as के they two वो दोनों यानी टिबेरियस सीजर और सेजानस were termed उनको कहा जाता था, and reckoned और माना जाता था, as a pair of friends दोस्तों की जोड़ी। टिबेरियस इन अ लेटर टू हिम सेथ, टिबेरियस एक खत में उसको कहता है, हे प्रो एमिसिशिया नोस्ट्रा नॉन ओकल चावी। इसका मतलब है कि इन कंसिडरेशन ऑफ आर फ्रेंडशिप, यानी अपनी, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अपनी दोस्ती का ख्याल रखते हुए, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इन कंसिडरेशन ऑफ आर फ्रेंडशिप आई हैव नॉट हिडन दीज थिंग्स फ्रॉम यू, मैंने ये चीज़ें तुमसे नहीं छिपाई है, यानी अपनी दोस्ती का ख्याल रखते हुए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया है। एंड द होल सीनेट, और पूरी सीनेट ने डेडिकेटेड माने समर्पित किया, एन ऑल्टर, ऑल्टर माने वेदी होती है, देवताओं को समर्पित होती है, टू फ्रेंडशिप दोस्ती के नाम, तो दोस्ती के नाम की एक वेदी बना दी, एज टू अ गॉडेस जैसे कि किसी देवी के लिए वेदी बनाई जाती है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रेट डियरनेस ऑफ फ्रेंडशिप, इन रेस्पेक्ट ऑफ मतलब ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए, ऑफ द ग्रेट डियरनेस यानी महान, डियरनेस महंगाई होती है, तो महान मूल्य की, कीमत की, ऑफ फ्रेंडशिप दोस्ती की, बिटवीन देम टू इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच जो दोस्ती थी उसकी कीमत का ख्याल रखते हुए सीनेट ने एक वहाँ पर ऑल्टर बना दी, देवी बना दी इन लोगों की दोस्ती के नाम पर, जैसे किसी देवी की वेदी हो। द लाइक और मोर वॉज बिटवीन सेप्टिमियस सीवियरस एंड प्लॉटियानस, और द लाइक माने वैसी ही, और मोर या फिर इससे भी ज़्यादा, वॉज बिटवीन बीच में थी दोस्ती, सेप्टिमियस सेवेरस और प्लॉटियानस इन दोनों के बीच में। ये जो सेप्टिमियस सेवेरस है ये रोम का शासक रहा है 193 से लेके 211 एडी तक, और ये प्लॉटियनस ये इसका दोस्त था, हालांकि बाद में ये गद्दार साबित हुआ और इसको मौत की सजा दी गई 203 एडी में। फॉर ही फोर्स्ड हिज एल्डेस्ट सन टू मैरी द डॉटर ऑफ प्लॉटियनस, अब क्योंकि इसने अपने सबसे बड़े बेटे को यानी सेप्टिमियस सेवेरस ने अपने सबसे बड़े बेटे को फोर्स किया, बाध्य किया कि वो प्लॉटियनस की बेटी से शादी कर ले, एंड वुड ऑफन मेंटेन प्लॉटियनस इन डूइंग एफरेंट्स टू हिज सन, और अक्सर प्लॉटियनस को अपनी मनमानी करने देता था अपने बेटे के सामने, यानी कि ससुर दामाद में जब लड़ाई होती थी प्लॉटियनस में और उसके दामाद में, यानी इसका जो बेटा था उसका नाम था कैराकेला, CARACALLA, टिबेरियस का बेटा था, तो इसमें क्या है वो अपने बेटे की साइड नहीं लेता था, प्लॉटियनस की साइड लेता था, affronts to his son, and did write also in a letter to the Senate by these words, और उसने एक खत भी लिखा सीनेट को इन शब्दों में, आई लव द मैन सो वेल, मैं इस आदमी को इतना प्यार करता हूँ, यानी कि प्लॉटियनस को, एज आई विश ही मे ओवर लिव मी, कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बाद जिंदा रहे। नाउ इफ दीज प्रिंसेस हैड बीन एज अ ट्रोजन, अगर ये राजकुमार रहे होते, ये राजा लोग रहे होते एक ट्रोजन की तरह, अच्छा ट्रोजन नहीं है ये ट्राजन है ना, TRAJAN, तो ट्राजन एक राजा रहा है, रोम का एम्परर रहा है, तो ये क्या है, अगर ये लोग ट्राजन की तरह रहे होते, अच्छा ये जो राजा रहा है 98 AD से 117 AD तक, 117 AD में इसकी डेथ हो गई थी,
तो जब तक ये राजा रहा है बहुत महान राजा रहा है। तो अगर ये लोग ऐसे रहे होते ट्राजन के जैसे, और या फिर मार्कस ऑरेलियस, या फिर एक और राजा रहा है ये रोम का मार्कस ऑरेलियस, या फिर उसकी तरह रहे होते ये मार्कस ऑरेलियस 121 से 180 एडी इसका लाइफ स्पन है। तो और इसकी हाँ एक बड़ी फेमस किताब भी है, मेडिटेशंस नाम से इसने लिखी है। ये एक स्टोइक था, स्टोइक मतलब जो कि दुख सुख में समान रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते और सुख में खुश नहीं होते, तो उस टाइप का ये राजा था। और इसने मेडिटेशंस नाम की एक किताब लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, बहुत फिलोसॉफिकल है। तो अगर ये ऐसे रहे होते, अ मैन माइट हैव थॉट, तो एक व्यक्ति सोच सकता था दैट दिस हैड प्रोसीडेड, कि ये प्रोसीड माने आगे आना, सामने आना, तो ये जो बातें हैं दोस्ती की ये सब आई थी ऑफ एन एबंडेंट गुडनेस ऑफ नेचर, उन लोगों की स्वभाव की अच्छाई की वजह से। नेचर माने उनके जो स्वभाव था, नेचर था, प्रकृति थी, वो अच्छी थी। ऑफ एन एबंडेंट माने बहुतायत में, गुडनेस माने अच्छाई थी उनके अंदर, इसलिए ऐसा हुआ। बट बीइंग मेन सो वाइज फॉर सच स्ट्रेंथ एंड सीवियरिटी ऑफ माइंड and so extreme lovers of themselves as all these were, it proveth most plainly that they found their own felicity, though as great as ever happened to moral men, but as an half peace, except they thought to have a friend to make it entire, and yet which is more, they were princes that had wives, sons, nephews, and yet all these could not supply the comfort of friendship। तो हालांकि एक रफ आइडिया तो आपको हो गया होगा। चलिए एक एक वर्ड देखते हैं, फिर मैं पूरा ये आपको एक तरीके से समरी बता दूंगी, क्योंकि लंबा सेंटेंस है और एक साथ तो इसका मीनिंग नहीं निकल पाएगा। तो अगर ये होता तो उनकी अच्छाई मान लेते नेचर की, बट बीइंग मैन, लेकिन ये लोग जो थे सो वाइज, इतने बुद्धि से भरे हुए थे, बुद्धिमान थे, फॉर सच स्ट्रेंथ एंड सीवियरिटी ऑफ माइंड, यानी इनके अंदर इतनी ताकत थी, सीवियरिटी ऑफ माइंड यानी उनका जो दिमाग था मजबूत था, कठोर था, एंड सो एक्सट्रीम लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, और वो अपने खुद के प्रेमी थे। यानी ऐसा नहीं है कि परोपकारी थे, खुद से प्रेम ना हो, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने आप से। एज ऑल दीज वर्ड, जैसा कि ये सारे थे जिनका भी एग्जाम्पल दिया गया। इट प्रूविथ, तो इससे साबित होता है, मोस्ट प्लेनली यानी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से, क्लियरली, दैट दे फाउंड, कि उन्होंने पाया, देयर ओन फेलिसिटी, अपनी खुद की हैप्पीनेस को, खुशी को, फेलिसिटी, दो एज ग्रेट एज एवर हैपेंड, हालांकि उनकी जो उनके पास जो कुछ था, जो आप फेलिसिटी को फैसिलिटी भी बोल सकते हैं, जो सुविधाएं थी उनके पास, जो खुशी थी, जो राजपाट था, वो इतना महान था कि एज एवर हैपन टू मॉर्टल मैन, जितना नश्वर लोगों के पास कभी हो सका, यानी हम लोग तो सोच भी नहीं सकते उनके लेवल पे रहने की, जो लग्जरीज उनके पास थी, इतने बड़े बड़े महल, जो इतने हजारों नौकर चाकर सब कुछ, तो ये तो कल्पना की बात है ना आम लोगों के लिए, तो महानतम स्तर पर थे वो। बट एज एन हाफ पीस, यानी लेकिन ये जो खुशी थी उनकी वो भी हाफ पीस थी, मतलब कि अधूरी थी। एक्सेप्ट दे थॉट टू हैव अ फ्रेंड टू मेक इट एंटायर, और सिवाय इसके कि वो उसको पूरी करें, उन्होंने सोचा कि भाई कैसे पूरी की जाए वो खुशी, तो उनको यही समझ में आया कि एक दोस्त हो जो उनकी इस खुशी को एंटायर करे, मतलब कि कंप्लीट करे। सब कुछ होने के बावजूद उनको ये आवश्यकता महसूस हुई। एंड येट विच इज़ मोर, दे वर प्रिंसेस, और इसके अलावा जो और भी बड़ी बात है कि वो एक ऐसे राजा थे जिनके पास दैट हैड वाइव्स, बीवियाँ थीं, सन्स, बेटे थे, नेफ्यूज, भतीजे थे। एंड येट ऑल दीज कुड नॉट सप्लाई, और ये सब मिलकर, यानी बीवियाँ, बच्चे, भतीजे, ये सब मिलकर कुड नॉट सप्लाई माने पूरा नहीं कर सके द कंफर्ट ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के आराम को, दोस्ती के फायदे को। दोस्ती मतलब एक तराजू के एक पलड़े में दोस्ती और दूसरी तरफ ये सारे, तो मतलब दोस्ती भारी पड़ गई। ये इन सब के होने के बावजूद उनको दोस्त की ज़रूरत पड़ गई।
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतने सारे राजा जिनका एग्जाम्पल दिया गया है, इनके पास सब कुछ था, सारी सुविधाएं थी, धन दौलत थी, खजाना था, बीवियां थी, बच्चे थे, लेकिन इन लोगों को अपने हिफाजत, अपनी सुरक्षा पर ख़तरा लेकर, अपनी लाइफ पर ख़तरा लेकर भी दोस्ती करनी पड़ी, क्योंकि दोस्ती उनको बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ महसूस हुई। इट इज़ नॉट टू बी फॉरगॉटन, ये नहीं भूला जाना चाहिए। वॉट कम्युनियस ऑब्जर्वर्स, यानी ये कॉम्युनियस है, एक हिस्टोरियन है, ऑब्जर्वेथ जो कहता है ऑफ हिज फर्स्ट मास्टर, अपने पहले मालिक के बारे में, ड्यूक चार्ल्स द हार्डी, जिसका नाम था ड्यूक चार्ल्स द हार्डी। तो ये कॉम्युनियस का जो पूरा नाम है फिलिप डी कॉम्युनिस, ये फ्रांस का एक इतिहासकार है, और उसने चार्ल्स द बोल्ड जो कि बरगंडी का ड्यूक था उसके सेक्रेटरी के रूप में काम किया पहले तो, और फिर इस ड्यूक का जो दुश्मन था लुई 11वां फ्रांस का, उसके लिए काम किया। तो अपने पहले मालिक के बारे में वो ये कहता है कि क्या कहता है, नेमली दैट ही वुड कम्युनिकेट हिज सीक्रेट्स विद नन, कि वो अपने सीक्रेट्स, अपने राज कम्युनिकेट नहीं करता था, यानी शेयर नहीं करता था, नहीं बताता था किसी को भी। कौन? चार्ल्स द हार्डी, ड्यूक चार्ल्स द हार्डी। एंड लीस्ट ऑफ ऑल, और सबसे कम उन लोगों के साथ शेयर करता था, लीस्ट ऑफ ऑल दो सीक्रेट्स, और सबसे कम उन सीक्रेट्स को, उन राजों को विच ट्रबल्ड हिम मोस्ट, जो उसको सबसे ज़्यादा परेशान करते थे। यानी उसके मन में जो बातें होती थी, संघर्ष हो रहा होता था, तो वो उसको शेयर नहीं करता था किसी के साथ। वेयर अपॉन ही गोएथॉन, यानी वेयर अपॉन इसी बात को ही गोएथॉन वो आगे बढ़ाता है, एंड सेथ और कहता है दैट टुवर्ड्स हिज लेटर टाइम, कि अपने बाद के समय में, यानी जब वो वयस्क हो गया, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हुआ, दैट क्लोजनेस डिड इम्पेयर, तो ये जो क्लोजनेस थी, ये जो सीक्रेसी थी, यानी अपने राज दूसरों के साथ शेयर न करने की जो आदत थी, वो क्लोजनेस उसको कहा गया है। डिड इम्पेयर, इसने क्या किया, इम्पेयर माने इंजर कर दिया, एक तरीके से हैंडीकैप्ड कर दिया उसको, एंड अ लिटिल पेरिश, और थोड़ा सा, पेरिश माने डिस्ट्रॉय कर दिया, हिज अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ को, उसके दिमाग को, उसकी विट को, इंटेलेक्ट को, उसकी बुद्धि को बेकार कर दिया। श्योरली कॉम्युनियस माइट हैव मेड द सेम जजमेंट ऑल्सो इफ इट हैड प्लीज्ड हिम ऑफ हिज सेकेंड मास्टर लीविस द 11th, कहीं इसका नाम लुईस लिखा है, LOUIS, लीविस द 11th, whose closeness was indeed his tormentor. श्योरली, निश्चय ही, कॉम्युनियस माइट हैव मेड द सेम जजमेंट, यानी कॉम्युनियस लगभग यही बात कह सकता था अपने दूसरे मालिक के बारे में। इफ इट हैड प्लीज्ड हिम, अगर वो ये ऐसा कहकर खुश होता, ऑफ ए सेकेंड मास्टर लीविस द 11th, हुज क्लोजनेस, जिसकी सीक्रेसी ने, जिस वॉज इंडीड हिज टॉर्मेंटर, उसको परेशान करके रख दिया। टॉर्मेंट माने परेशान करना, तो उसका ये राज शेयर न करने की जो आदत थी वो उसकी परेशानी का कारण बना। द पैरेबल ऑफ पाइथागोरस इज डार्क बट ट्रू, यानी पाइथागोरस ने जो बात कही है, पैरेबल मतलब यहाँ पर जो प्रोवर्ब कह सकते हैं आप, डिक्टम कह सकते हैं आप, एफोरिज्म कह सकते हैं आप, पाइथागोरस की जो पैरेबल है इज डार्क, थोड़ी सी डार्क है, मतलब क्लियर नहीं है, बट ट्रू, लेकिन सच है। और वो क्या है? कोर ने एडिटो, मतलब ईट नॉट द हार्ट, अपने दिल को मत खाओ, मतलब जो आपके दिल में रहस्य हैं उनको शेयर कर लो किसी से, और अगर आप अपने दिल की परेशानियां अपने दिल तक ही रखते हो तो आप अपने दिल को खा रहे हो, मर जाओगे एक दिन, अपने दिल को खा जाओगे। इसलिए ईट नॉट द हार्ट, अपने दिल को मत खाओ। सर्टेनली, निश्चय ही, इफ अ मैन वुड गिव इट अ हार्ड फ्रेज, कि अगर कठोर शब्दों में, हार्ड फ्रेज माने कठोर शब्दों में एक व्यक्ति इस बात को कहना चाहे, दोज दैट वॉन्ट फ्रेंड्स, दोज वो लोग, दैट वॉन्ट का मतलब चाहना होता है, लेकिन यहाँ जिनके पास कमी है, फ्रेंड्स दोस्तों की,
टू ओपन देमसेल्व्स, अपने राज खोलने के लिए, जिनके पास दोस्तों की कमी है, एंड टू आर कैनिबल्स, वो नरभक्षी हैं, ऑफ देयर ओन हार्ट्स, अपने खुद के दिलों के, वो खुद के दिलों को खा रहे हैं अगर उनके पास दोस्त नहीं हैं। बट वन थिंग इज मोस्ट एडमिरेबल, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ है। देयर विद आई विल कंक्लूड, और उसी के साथ मैं कंक्लूड भी करूंगा, निष्कर्ष निकालूंगा, दिस फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के इस पहले फायदे का, विच इज दैट दिस कम्युनिकेटिंग ऑफ अ मैन सेल्फ, और वो बात ये है कि ये कम्युनिकेटिंग यानी शेयर करना, राज बताना, ऑफ अ मैन सेल्फ, अपने दिल के, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, वर्क्स टू कॉन्ट्रेरी इफेक्ट्स, वो दो अलहदा परिणाम लेके आता है, इफेक्ट्स माने प्रभाव डालता है दो अलग अलग तरह के, फॉर इट रिडबलथ जॉयज, क्योंकि ये खुशी को दोगुना कर देता है, एंड कटिथ ग्रीफ्स इन हाफ्स, और दुखों को काट कर आधा कर देता है। ये तो बहुत कॉमन सी सेइंग है कि बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं और दुख कम होते हैं, आधे हो जाते हैं। तो यही बात बेकन ने कही है। फॉर देयर इज नो मैन दैट इम्पार्टथ हिज जॉयज, फॉर क्योंकि देयर इज नो मैन, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, दैट इम्पार्टथ हिज जॉयज, जो कि अपने खुशी को बांटे, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, बट ही जॉयथ द मोर, और वो ज़्यादा खुशी महसूस ना करे, यानी ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि खुशी बांटकर ज़्यादा खुशी महसूस ना करे। अकेले आप खुशी मनाकर देखिए, अपना बर्थडे खुद मना के देखिए तो आपको उतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन दोस्तों के साथ मनाते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। एंड नो वन, और कोई भी ऐसा नहीं है, दैट इम्पार्टथ हिज ग्रीफ, जो कि अपना दुख बांट दे, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, बट ही ग्रीविथ द लेस, और उसका दुख कम ना हो, सो दैट इट इज इन ट्रुथ, इसलिए ये सच है, ऑफ ऑपरेशन अपॉन अ मैन्स माइंड, कि इसका जो ऑपरेशन होता है, इसका जो प्रभाव होता है एक आदमी के दिमाग पर, ऑफ लाइक वर्च्यू as the alchemists used to attribute to their stone for man's body, मतलब ऑफ द लाइक वर्च्यू, वैसा ही इसका असर होता है, एज द एल्केमिस्ट, जैसा कि एल्केमिस्ट लोग होते हैं। एल्केमिस्ट वो होते हैं जो कि लोहे को, पीतल को, तांबे को, इनको सबको सोने में बदल देते हैं। हालांकि ऐसा कोई कर नहीं पाता, लेकिन बस हैं, कहानियाँ तो हैं एल्केमिस्ट। तो उनके पास क्या होता है, एल्केमिस्ट यूज टू एट्रीब्यूट, वो अपनी खासियत बताते हैं किसकी, टू देयर स्टोन, कि उनके पास एक पत्थर होता है, पारस पत्थर होता है ना, जो एल्केमिस्ट का स्टोन होता है पारस पत्थर होता है, और वो किसी भी धातु को सोने में बदल देता है, फॉर मेंस बॉडी, और वो मतलब मनुष्य के शरीर पर को भी ठीक कर देते हैं, यानी उनके पास एलेक्सर ऑफ लाइफ होता है, एल्केमिस्ट लोगों के पास अमृत होता है, और उनके वो पत्थर होता है जिससे वो मनुष्य की सारी बीमारियों को सही कर देते हैं। दैट इट वर्केथ ऑल कॉन्ट्रेरी इफेक्ट्स बट स्टिल टू द गुड एंड बेनिफिट ऑफ नेचर, कि ये जो काम करता है उनका टच स्टोन, इट वर्केथ ऑल कॉन्ट्रेरी इफेक्ट, सारे दुष्प्रभावों को दूर कर देता है, बट स्टिल टू द गुड एंड बेनिफिट ऑफ नेचर, और हमेशा भलाई करता है, फायदा देता है, ऑफ नेचर माने प्रकृति को, इंसान की प्रकृति को हमेशा फायदा पहुंचाता है। बट यट, लेकिन फिर भी, विदाउट प्रेइंग इन, विदाउट बिना प्रेइंग इन मांगे हुए, बिना मांगे हुए, एड माने सहायता, मदद, ऑफ एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट लोगों की, देयर इज अ मैनिफेस्ट इमेज, एक मैनिफेस्ट माने एकदम क्लियर, जो कि कोई भी देख सकता है, तस्वीर है, ऑफ दिस, इसकी, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ऑर्डिनरी सामान्य, नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर, जो स्वभाव है, प्रकृति है, उसमें एक क्लियर सी तस्वीर है, फॉर, क्योंकि इन बॉडीज, जहाँ तक शरीर की बात है, यूनियन यानी दो शरीरों का मिलना, यानी जब दो लोग मिल जाते हैं, स्ट्रेंथन्स, तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, यानी कोई एक बॉडी है उसको आप अकेले खींचेंगे
तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, हो सकता है ना खींच पाए, ज़्यादा भारी हो, कुंटल की बोरी हो। लेकिन जब दो लोग मिल जाते हैं तो ताकत क्या है, स्ट्रेंथन्स माने बढ़ जाती है। यूनियन स्ट्रेंथन्स एंड चेरिशथ एनी नेचुरल एक्शन, और चेरिशथ माने वो मजबूत बनाती है, प्रोटेक्ट करती है, एनी नेचुरल एक्शन किसी भी स्वाभाविक काम को, यानी दो लोग मिलकर किसी भी स्वाभाविक काम को, किसी भी नेचुरल एक्शन को मजबूती से कर पाते हैं। एंड ऑन द अदर, और दूसरी ओर, वीकनेथ माने वो कमजोर बनाती है, एंड डलेथ और कम कर देती है, उसकी शार्पनेस कम कर देती है, एनी वायलेंट इंप्रेशन, कोई भी अगर वायलेंट माने बुरा इंप्रेशन, प्रभाव होता है, किसी भी बुरे प्रभाव को दो लोग मिलकर कम कर देते हैं। एंड इवन सो इज इट ऑफ माइंड्स, और ऐसा ही ये दिमाग के बारे में कहा जा सकता है। यानी जब दो लोग एक दुख को शेयर कर लेते हैं तो वो दुख कम हो जाता है और खुशी उसमें बढ़ जाती है। तो दिमाग के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जो दो लोग फिजिकली मिलकर कर सकते हैं, यानी उनके बॉडी जो दो काम कर सकते हैं मिलकर, वही दो दिमाग मिलकर भी कर सकते हैं। द सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, और अब आया दूसरा फल दोस्ती का, दूसरा फायदा। फायदे ही फायदे देख रहे हो, गिना रहा है, कोई भी काम बिना फायदे के ना हो। जब ये क्वेश्चन आता है ना, बेकन इज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, तब ये आपको कोट करनी है चीज़ें, है ना। कई मैंने आपको ऑफ ट्रुथ पढ़ा रही थी, तब भी बताया था कि ये यहाँ से कोट करना है ऑफ ट्रुथ में से। तो ये MA लेवल पर अगर आप आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, तो कई सारे एसेज से लेकर आप एग्जाम्पल दीजिएगा। तो दूसरा जो फल है दोस्ती का, इज़ हेल्थफुल एंड सॉवरेन फॉर द अंडरस्टैंडिंग। हेल्थफुल माने स्वास्थ्यवर्धक है, सॉवरेन माने फ़ायदेमंद है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग माने हमारी समझदारी के लिए, मानी दिमाग के लिए। एज द फर्स्ट इज, जैसा कि पहला है, फॉर द अफेक्शंस यानी हमारी भावनाओं के लिए। तो जो भावनाएं हैं वो हमारे दिल में हैं। तो अभी तक जो बात हुई, जो पहला फ़ायदा गिनाया गया वो दिल के लिए था, यानी दिल की जो भावनाएं हैं उनको शेयर करना। और यहाँ दिमाग के लिए है अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो हमारी समझदारी है, जो हमारी विट है, जो हमारी इंटेलेक्ट है, उसके लिए फ़ायदेमंद है दूसरा जो फल है। फॉर फ्रेंडशिप मेकिथ इंडीड अ फेयर डे, क्योंकि जो दोस्ती है मेकिथ बना देती है, इंडीड वास्तव में, अ फेयर डे यानी एक ब्राइट डे, एक धूप से भरा हुआ खिला हुआ दिन, इन द अफेक्शंस यानी हमारी भावनाओं में, फ्रॉम स्टॉर्म एंड टेम्पेस्ट यानी तूफानों, और स्टॉर्म माने भी तूफान होता है, आंधियों, आंधी कह सकते हैं आप, स्टॉर्म माने आंधी कह सकते हैं, टेम्पेस्ट माने तूफान। तो आंधी तूफान में से यानी जहाँ भावनाओं की आंधी होती है, तूफान होता है, वहाँ दोस्ती हमारे लिए एक खिला हुआ दिन ले आती है। जब आंधी तूफान आ रहा होता है तो न धूप होती है, न सूरज होता है, और अंधेरा सा छा जाता है। तो ऐसे में दोस्ती हमारे लिए एक साफ सुथरा दिन लेकर आती है। बट इट मेकिथ डे लाइट, लेकिन ये एकदम दिन की रोशनी ले आती है, धूप ले आती है, इन द अंडरस्टैंडिंग हमारे विचारों में, हमारी समझ में, हमारे दिमाग में, आउट ऑफ डार्कनेस अंधेरे से, एंड कन्फ्यूजन ऑफ थॉट्स और विचारों के कन्फ्यूजन से, यानी हमारे दिमाग में जो विचारों की उथल पुथल होती है, अंधेरा होता है, उसमें से दिन निकाल कर ले आती है दोस्ती। Neither is this to be understood only of faithful counsel। अब इसको न केवल जो फेथफुल माने वफादारी से भरी हुई, काउंसिल माने सलाह के रूप में ही इसको नहीं समझा जा सकता, विच अ मैन रिसीविथ जो कि एक व्यक्ति प्राप्त करता है, फ्रॉम हिज फ्रेंड अपने दोस्त से। बट बल्कि बिफोर यू कम टू दैट, इससे पहले कि आप इस फायदे को गिने कि भाई कैसी वफादारी से भरी हुई सलाह देता है दोस्त, सर्टेन इट इज़ ये बात निश्चित है, दैट के whosoever hath his mind यानी जिसके पास भी अपना दिमाग है, फ्रॉट विद माने लदा हुआ, भरा हुआ, मैनी थॉट्स बहुत सारे विचारों से, हिज विट एंड अंडरस्टैंडिंग उसकी विट यानी उसकी जो बुद्धि है, एंड अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो समझदारी है, डू क्लैरिफाई वो स्पष्ट हो जाती है, एंड ब्रेकअप और प्रस्फुटित हो जाती है, इन द कम्युनिकेटिंग
यानी कम्युनिकेशन करके, संप्रेषण करके, यानी अपने विचार दूसरे को दे करके, एंड डिस्कोर्सिंग और बातचीत करके, डिस्कस करके विद एनदर, दूसरे व्यक्ति से। यानी जब आपके अंदर कन्फ्यूज़न हो दिमाग में तो आप किसी से बात कर लें, थोड़ा वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता है। ही टॉसथ हिज थॉट्स मोर ईजीली, फिर वो अपने विचारों को बड़ी आसानी से इधर उधर टॉस कर सकता है, घुमा सकता है। ही मार्शलथ दैम मोर ऑर्डरली, फिर वो मार्शलित माने डिसिप्लिन में ला सकता है, अनुशासन में ला सकता है, दैम उनको यानी अपने विचारों को, मोर ऑर्डरली यानी ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से। ही सीज हाउ दे लुक, ही सीज वो देख पाता है, हाउ दे लुक कि वो विचार कैसे दिखते हैं, व्हेन दे आर टर्न्ड इनटू वर्ड्स, जब उनको शब्दों में बदला जाता है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन बोलना शुरू करिए, जो दिमाग में चल रहा है कुछ का कुछ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, यानी दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, बोलते आप कुछ और हैं। तो ये बात अब तभी देख पाएंगे कि वो जो विचार दिमाग में चल रहे हैं वो अच्छे हैं भी कि नहीं, बोलने में सही आएंगे भी कि नहीं, वो तो तभी पता चलेगा जब आप उनको बोलेंगे। फाइनली, अंततः ही वैक्सिथ वाइजर, वैक्सिथ माने हो जाता है, वाइजर ज़्यादा बुद्धिमान, देन हिमसेल्फ, जितना कि वो खुद था, है ना। अपने दिमाग में आप विचारों को सोचिए और फिर उन विचारों को किसी दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए, तो आप क्या होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। एंड दैट मोर, और ज़्यादा, बाय एन आवर्स डिस्कोर्स, 1 घंटे की बातचीत के द्वारा, देन बजाय बाय अ डेज मेडिटेशन, 1 दिन की मेडिटेशन की। मेडिटेशन माने ध्यान में मग्न रहना, सोचते रहना। तो 1 दिन में आप जितना सोचेंगे उतना 1 घंटे की बातचीत में आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। इट वॉज वेल सेड, ये बहुत अच्छी तरह कहा गया था, बाय थेमिस्टोक्लीज, थेमिस्टोक्लीज के द्वारा, टू द किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया के राजा से। ये जो थेमिस्टोक्लीज था ना, ये एथेंस का एक स्टेट्समैन था और एडमिरल था, और उसको देश निकाला दे दिया गया था, बेनिशमेंट, वनवास दे दिया गया था, मतलब देश निकाला दीजिए आप। और जब उसको निकाल दिया गया एथेंस से, तो उसने पर्शिया में जाकर अपनी सेवाएं दी। तो पर्शिया के राजा से थेमिस्टोक्लीज ने क्या कहा था, दैट स्पीच वॉज लाइक क्लॉथ ऑफ एरास, कि जो स्पीच है यानी हम जो बातचीत करते हैं, जो बातचीत है वो एरास माने पर्दा, कर्टेन्स जो होते हैं, तो कर्टेन्स के कपड़े की तरह है। ओपन्ड एंड पुट एब्रॉड, उसको खोला जाए और टांगा जाए। वेयर बाय, जिसके द्वारा द इमेजरी, जो तस्वीरें बनी हुई हैं उस पर्दे के कपड़े पर, डथ एपियर इन फिगर, डथ एपियर मैंने दिखाई देती है, इन फिगर यानी जो फिगर है, जिस रूप में वो है एक्चुअल, वो दिखाई देती है। वेयर एज, जबकि इन थॉट्स, विचारों में, दे लाई, वो पड़े रहते हैं, बट एज इन पैक्स, जैसे कि पर्दे के कपड़े को फोल्ड करके पैक करके रख दिया जाए। तो पर्दे का जो कपड़ा है कर्टेन्स का, एरास माने कर्टेन मैंने बता ही दिया, तो वो जो कपड़ा है उसको आप फोल्ड करके पैक करके रख देंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर कौन सी तस्वीर बनी है। ऐसे ही आपके थॉट्स हैं, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आपके जो थॉट्स हैं सुइटेबल हैं भी कि नहीं। Neither is this second fruit of friendship, यानी ना ही ये जो दूसरा फल है दोस्ती का, in opening and the understanding, यानी हमारी समझदारी को खोलने में, ओपनिंग माने खोलने में, अंडरस्टैंडिंग समझदारी को, रेस्ट्रेंट यानी सीमित है, ओनली टू सच फ्रेंड्स, केवल ऐसे दोस्तों तक, एज आर एबल टू गिव अ मैन काउंसिल, एज आर एबल जो कि काबिल है, टू गिव देने के, अ मैन एक आदमी को, काउंसिल माने अपनी सलाह। तो जो ये वाला जो फल है, आप सोचें कि भाई कोई हमारा काबिल दोस्त है जो हमको सलाह दे पाए, केवल हमें उससे बातचीत करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, बेकन का कहना है। बहुत देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात कही है। हम क्या है, जब दोस्त बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं ना कि भाई काबिल तो हो, हमारी जो नॉलेज है उसमें कुछ ऐड तो करे,
अपने लेवल का दोस्त ढूंढते हैं, है ना, इंटेलेक्चुअली मेंटल स्टेटस उसका हमारे जैसा हो। लेकिन बेकन क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छी बात कही उसने कि केवल उन दोस्तों तक ये फ़ायदा सीमित नहीं है, एज आर एबल टू गिव अ मैन काउंसिल, जो एक इंसान को सलाह देने के काबिल हैं। दे इंडीड आर बेस्ट, नहीं इसमें कोई शक नहीं कि वो दोस्त वास्तव में सबसे अच्छे हैं जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। मेंटल लेवल उनका ऊंचा है, वो तो अच्छे हैं ही। लेकिन बट इवन विदाउट दैट, लेकिन इसके बिना भी अ मैन लर्नथ ऑफ हिमसेल्फ, एक आदमी अपने बारे में सीख सकता है, एंड ब्रिंगeth हिज ओन थॉट्स टू लाइट, और अपने खुद के विचारों को रोशनी में लाता है, सामने लाता है, दिमाग से बाहर लाता है। एंड वेटिथ, और वेट का मतलब होता है पैना करना, वेटिथ हिज विट्स, अपनी बुद्धि को पैना करता है, एज अगेंस्ट अ स्टोन, जैसे कि हम पत्थर पर रगड़कर चाकू को पैना करते हैं, विच इटसेल्फ कट्स नॉट, जो कि खुद नहीं काट पाता। जो पत्थर है वो खुद किसी चीज़ को नहीं काट पाएगा क्योंकि वो शार्प नहीं है, लेकिन उस पर रगड़ के हम चाकू तो शार्प कर सकते हैं ना, तलवार को शार्प कर सकते हैं ना, और वो तो काटेगी। तो इसी तरीके से अगर आपका दोस्त इतना काबिल नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, एनलाइटेंड नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, तो भी आप उसके ऊपर अपनी बुद्धि को रगड़कर शार्प कर सकते हैं, इतना फ़ायदा उठा सकते हैं आप। देखिए तो क्या बात कही है। इस एंगल से हमने तो कभी सोचा ही नहीं, है ना। हम में से ज़्यादातर ऐसे ही दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम प्रोफेसर हैं तो हमारे ये दोस्त भी प्रोफेसर हों, जिनसे कुछ सीखने को मिले। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात कही। इन अ वर्ड, एक शब्द में, अ मैन वर बेटर रिलेट हिमसेल्फ, यानी एक आदमी के लिए ये अच्छा होगा, बेहतर होगा कि वो रिलेट माने बात कर ले, हिमसेल्फ अपनी बात कर ले, अपनी बात को शेयर कर ले, टू अ स्टैच्यू, एक पत्थर की मूर्त से, यानी स्टैच्यू मूर्ति तो लोहे की भी हो सकती है, किसी भी धातु की भी हो सकती है, तो एक मूर्त से, और पिक्चर या फिर तस्वीर से, देन बजाय टू सफ़र हिज थॉट्स, अपने विचारों को कष्ट दे, टू पास इन स्मॉथर, यानी टू पास इन स्मॉथर का मतलब हुआ उनका दम घोंट के, बजाय अपने विचारों का दम घोंट दो, अपने दिमाग में ही उनको रखो। इससे तो अच्छा है एक तस्वीर से बात कर लो, एक स्टैच्यू से बात कर लो, या फिर अवेलेबल हो तो एक दोस्त से बात कर लो, लेकिन अपने विचारों का दम ना घोंटो भैया। एंड नाउ, और अब, टू मेक, बनाने के लिए, दिस सेकेंड फ्रूट, इस दूसरे फल को, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के, कंप्लीट, पूरा, है ना, दोस्ती के इस दूसरे फायदे को, फल को पूरा करने के लिए, दैट अदर पॉइंट, वो दूसरा बिंदु, विच लाइथ मोर ओपन, जो कि ज़्यादा खुला हुआ है, एंड, और, फॉलेथ विद इन वल्गर ऑब्जर्वेशन, और वल्गर माने निम्न स्तर का, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, यानी जो केवल हल्की सी भी नज़र मार ले, सामान्य रूप से भी अगर कोई देख ले तो उसको दिख जाएगा कि ये फ़ायदा है दोस्ती का। और वो फ़ायदा क्या है, विच इज़ फेथफुल काउंसिल, वो है वफादारी से भरी हुई सलाह, फ्रॉम अ फ्रेंड, एक दोस्त की। हेराक्लिटस सेथ वेल इन वन ऑफ हिज एनिग्मास, हेराक्लिटस मतलब सही कहता है, सेथ वेल माने ठीक ही कहता है, इन वन ऑफ हिज एनिग्मास, अपने एक एनिग्मा में, एनिग्मा होती हैं ऐसी चीज़ें जो मुश्किल से समझ में आती हैं, कठिनाई से समझ में आती हैं, तो ऐसी मीनिंगफुल बातें जिनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो एनिग्मा कहलाता है। तो हेराक्लिटस ने ठीक ही कहा है। अच्छा, ये जो हेराक्लिटस है ये एक ग्रीक फिलोसोफर है, यूनानी दार्शनिक है, और इसको नोट कर लीजिए, इसको वीपिंग फिलोसोफर कहा जाता है, यानी रोता हुआ दार्शनिक। तो हेराक्लिटस के लिए ये नोट करने वाली बात है आपके लिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि यहाँ नहीं दी गई, लेकिन अक्सर आ जाता है, इसका जिक्र एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है MA लेवल पे या फिर कंपटीशन में, कि ये हेराक्लिटस तो वीपिंग फिलोसोफर है। अब लाफिंग फिलोसोफर, यूनान में एक लाफिंग फिलोसोफर भी था, उसका नाम था डेमोक्राइटस, DEMOCRITUS, ये भी आप लिख लीजिए, है ना। हेराक्लिटस वीपिंग फिलोसोफर और डेमोक्राइटस लाफिंग फिलोसोफर। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो उसने क्या कहा है, उसकी बात सुनिए। ड्राई लाइट इज़ एवर द बेस्ट, यानी सूखी हुई रोशनी हमेशा अच्छी होती है।
अब ये सूखी हुई रोशनी मतलब कि जब कोई आंधी ना हो, तूफान ना हो, बादल नहीं छाया हुआ हो, है ना, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो वो ड्राई लाइट है, वो हमेशा अच्छी होती है। एंड सर्टेन इट इज़, और निश्चय ही ये है, दैट द लाइट, कि वो रोशनी, दैट अ मैन रिसीवथ, जो एक व्यक्ति प्राप्त करता है, बाय काउंसिल, सलाह के द्वारा, फ्रॉम एनदर, दूसरे से, इज ड्रायर, वो ज़्यादा सूखी हुई होती है, एंड प्योरर, और ज़्यादा पवित्र होती है, देन दैट, बजाय उसके, विच कमेथ, जो आती है, फ्रॉम हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी खुद की समझदारी से, एंड जजमेंट, और खुद के विवेक से। यानी आप अपने बारे में अपने आप से सोचेंगे तो उतना क्लियर नहीं सोच पाएंगे जितना सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, आप में क्या कमियां हैं, वो आपको दूसरा व्यक्ति आपको ऑब्जर्व करके बता पाएगा, है ना। कबीरदास जी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, आंगन कपटी छवाए, बिन पानी साबुन बना, निर्मल करे सुभाए। तो जो दूसरे का अपना अंडरस्टैंडिंग और जजमेंट है वो उतना क्लियर नहीं दे पाता आपको राय। which is ever infused and drenched in his affections and customs, which is, जो कि है, यानी अपनी खुद की जो राय है, एवर माने हमेशा, इन्फ्यूज भरी रहती है, एंड ड्रेंच्ड और भीगी रहती है, इन हिज अफेक्शंस, अपनी ही भावनाओं में, एंड कस्टम्स, अपनी ही आदतों में। यानी आपको अपनी बातें अच्छी लगती हैं, आप खुद को बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी कोई कमी तो कभी किसी को दिखाई ही नहीं देती, है ना। तो आपके बारे में आप कैसे हैं ये आप खुद उतने अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते जितना कि कोई दूसरा आपके बारे में कर सकता है। सो एज देयर इज एज मच डिफरेंस, इसलिए उतना ही अंतर है, बिटवीन द काउंसिल दैट अ फ्रेंड गिवेथ, यानी वो सलाह जो कि एक दोस्त देता है, एंड दैट अ मैन गिवेथ हिमसेल्फ, और वो सलाह जो कि एक व्यक्ति खुद को देता है, एज देयर इज, जितना के अंतर है, बिटवीन द काउंसिल ऑफ अ फ्रेंड एंड ऑफ अ फ्लैटरर, एक दोस्त की सलाह और एक चापलूस की सलाह, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग चापलूस होते हैं तो वो हमेशा आपकी तारीफ करेंगे कि नहीं जी बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो वो वही सही है। तो जो चापलूस की सलाह है और दोस्त की सलाह है उसमें डिफरेंस होता है। वैसे ही जो आप अपने को सलाह देते हैं वो एक फ्लैटरर की सलाह होती है। For there is no such flatterer as is a man's self, क्योंकि आपका इतना बड़ा चापलूस कोई नहीं होता जितने कि आप खुद के चापलूस होते हैं। And there is no such remedy, और कोई भी इलाज नहीं है अगेंस्ट फ्लैटरी, चापलूसी का। चापलूसी एक बीमारी है जो आप खुद ही करते हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है, ऑफ अ मैन सेल्फ, यानी फ्लैटरी ऑफ मैन सेल्फ, एज द लिबर्टी ऑफ अ फ्रेंड, जितनी कि एक दोस्त की आज़ादी होती है। यानी एक दोस्त के पास ये लिबर्टी होती है, मतलब कि ये ताकत होती है, उसको ये हक होता है कि वो आपकी आलोचना आपके सामने कर सके, आपको आपकी कमियां गिना सके, दिखा सके, आपको आईना दिखा सके। तो वो आईना आप खुद को नहीं दिखा सकते, लेकिन एक सच्चा दोस्त आपको वो आईना दिखा सकता है। काउंसिल इज ऑफ टू सॉर्ट्स, अब ये जो सलाह है ये दो प्रकार की होती है, द वन कंसर्निंग मैनर्स, द अदर कंसर्निंग बिजनेस। तो एक तो जिसका कंसर्निंग माने जिसका संबंध होता है मैनर्स यानी कि आपके व्यवहार से, और दूसरा आपके बिजनेस से, आपके काम से। फॉर द फर्स्ट, जहां तक पहला यानी कि जो मैनर्स का सवाल है, द बेस्ट प्रिजर्वेटिव to keep the mind in health is the faithful admonition of a friend। तो द बेस्ट प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, हम उसमें डालते हैं ना अचार में, अचार खराब नहीं होता, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जैसे सिरका डालते हैं, एसिटिक एसिड डालते हैं, तो वो प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो सबसे अच्छा संरक्षक प्रिजर्वेटिव टू कीप द माइंड, यानी दिमाग को रखने के लिए, इन हेल्थ, स्वस्थ, इज, और वो क्या है प्रिजर्वेटिव, द फेथफुल एडमोनिशन, फेथफुल माने वफादारी से बनी हुई, और एडमोनिशन माने होती है फटकार, स्कोल्डिंग ऑफ अ फ्रेंड, एक दोस्त की डांट। द कॉलिंग ऑफ अ मैन सेल्फ टू अ स्ट्रिक्ट अकाउंट इज अ मेडिसिन, समटाइम टू पियर्सिंग एंड कॉरोसिव। तो द कॉलिंग माने
पुकारना ऑफ अ मैन सेल्फ, अपने अंतरात्मा को, टू अ स्ट्रिक्ट अकाउंट, यानी एक कठोर लेखा जोखा देने के लिए, इज़ अ मेडिसिन, ये एक ऐसी दवाई है, समटाइम्स, जो कि कभी कभी टू पियर्सिंग, ज़्यादा असर कर जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा चुभ जाती है, एंड कोरोसिव, और विनाश भी कर देती है, मतलब खतरा पैदा कर जाती है। कोरोसिव होती है जो चीज़ें गला देती हैं, तो कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है। रीडिंग गुड बुक्स, और अच्छी किताबें पढ़ना, ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता की, इज़ अ लिटिल फ्लैट एंड डेड, वो थोड़ा सा फ्लैट एंड डेड का मतलब बड़ा अरुचिकर होता है। मॉरलिटी की किताबें पढ़ना, भाई क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, इसके लिए नैतिकता की किताबें पढ़ना, वो थोड़ा सा फ्लैट और डेड होता है, मतलब बोरिंग होता है। ऑब्जर्विंग आर फॉल्स इन अदर्स इज समटाइम्स अनप्रॉपर फॉर आर केस, और ऑब्जर्विंग माने अवलोकन करना, आर फॉल्ट्स, अपनी कमियों का, इन अदर्स, दूसरों में, इज समटाइम्स अनप्रॉपर, कभी कभी अनुचित होता है, फॉर आर केस, हमारे मामले में। यानी हम देखें, आप क्या करते हैं, एग्जाम में देखते हैं वो सामने वाला चीटिंग कर रहा है ना, हम भी चीटिंग कर लें, तो वो जो अपनी कमी दूसरों में देखना, अब वो चीटिंग कर रहा है तो उसका नुकसान वो खुद भुगतेगा, अभी चीटिंग से पास हो जाएगा, लेकिन आगे कंपटीशन में जाके क्या करेगा, माथा पकड़ के रोएगा ना। तो अब आपके फॉर आर केस, हमारे मामले के लिए वो अनप्रॉपर है ना, क्यों, आपको तो आगे जाके कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो ये आपके लिए उचित नहीं है। अब क्या बचा, बट द बेस्ट रिसीट, लेकिन सबसे अच्छी दवाई, रिसीट का मतलब दवाई, बेस्ट आई से, मैं सबसे अच्छी कह रहा हूँ, टू वर्क, काम करने के लिए, एंड द बेस्ट टू टेक, और जो सबसे अच्छी दवाई है आपके लेने के लिए, इज द एडमोनिशन ऑफ अ फ्रेंड, वो है एक दोस्त की डांट, दोस्त की फटकार। इट इज अ स्ट्रेंज थिंग टू behold what gross errors and extreme absurdities many, especially of the greater sort, do commit for want of a friend to tell them of them, to the great damage both of their fame and fortune। थोड़ा बड़ा है सेंटेंस, लेकिन फिर वही हमें तोड़ना ही पड़ेगा। तो इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, ये एक बड़ी अजीब बात है, टू बिहोल्ड, ये देखना, वॉट ग्रॉस एरर्स, कि कितनी बड़ी गलतियाँ, ग्रॉस माने निम्न कोटि की कह सकते हैं आप, एरर्स गलतियाँ, एंड एक्सट्रीम, एक्सट्रीम माने बहुत बड़ी, पराकाष्ठा जो होती है, और एब्सर्डिटीज, एब्सर्ड होती हैं जहाँ तर्कहीनता, तो कितनी बड़ी तर्कहीन काम, मैनी, बहुत सारे, स्पेशली ऑफ द ग्रेटर सॉर्ट, खास तौर पर जो महान लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो डू कमिट, कर देते हैं, है ना, निम्न कोटि की और बड़ी तर्कहीन गलतियां कर देते हैं कभी कभी बड़े पदों पर बैठे हुए लोग। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो शीर्ष पर बैठे हुए नेता थे, है ना, उन्होंने कितनी कितनी बड़ी गलतियां की हैं। वैसे मैं नाम लूँ तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है, क्योंकि जो अगर उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको बुरा लग जाएगा, खैर मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों ने, और मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोगों ने, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों ने कितनी कितनी बड़ी गलतियां की, क्योंकि उनको सलाह देने वाला कोई ढंग का दोस्त नहीं था। फॉर वॉन्ट ऑफ अ फ्रेंड टू टेल दैम ऑफ दैम, के फॉर वॉन्ट माने कमी थी, ऑफ अ फ्रेंड एक दोस्त की, टू टेल दैम जो उनको बता सके, ऑफ दैम उनके बारे में, टू द ग्रेट डैमेज, और उससे क्या हुआ, बहुत डैमेज हो गया, बहुत नुकसान हो गया, बोथ दोनों चीज़ों का, ऑफ देयर फेम उनकी प्रसिद्धि का, उनका नाम खराब हो गया, एंड फॉर्चून और उनका भाग्य भी खराब हो गया। जैसे चलिए मैं बोले बिना रह नहीं पा रही, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, नाम लेकर बताना चाहती हूँ, और वो केसेस भी बताना चाहती हूँ आपको, लेकिन अभी एक मैं आपको इमरजेंसी का बताऊँ। जैसे कि इंदिरा गांधी बहुत अच्छी लीडर थी और बहुत दबंग नेता थी,
कमज़ोर नहीं थी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई वो एक ऐसा उनका कदम था जिससे उनका नाम भी ख़राब हुआ और बाद में उनकी सरकार भी नहीं बनी, है ना, सरकार भी उनके हाथ से चली गई। तो ये क्या है, उनका कोई अच्छा सलाहकार होना चाहिए था जो उनको ये सलाह देता कि भाई इमरजेंसी मत लगाइए, तो शायद अलग बात रही होती। फॉर एज सेंट जेम्स सेथ, क्योंकि जैसा कि सेंट जेम्स ने कहा है, दे आर एज मैन दैट लुक समटाइम्स इनटू अ ग्लास, कि वो लोग हैं उन लोगों की तरह, दैट लुक जो देखते हैं, समटाइम्स कभी कभी, इनटू द ग्लास आईने में, एंड प्रेजेंटली और तुरंत ही, फॉरगेट भूल जाते हैं, देयर ओन शेप अपनी ही शक्ल, एंड फेवर और अपना ही रूप, यानी आईने में देखते हैं और भूल जाते हैं। एज फॉर बिजनेस, जहाँ तक बिजनेस की बात है, काम की बात है, अ मैन मे थिंक, एक व्यक्ति ये सोच सकता है, इफ ही विल, अगर वो चाहे, दैट के टू आईज सी नो मोर देन वन, कि दो आंखें एक आंख से ज्यादा नहीं देख सकती, है ना, व्यक्ति चाहे तो ये सोच सकता है। और दैट अ गेमस्टर सीएथ ऑलवेज मोर देन अ लुकर मैन, और एक व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि जो खेल खेल रहा है, गेमस्टर माने जो खेल खेल रहा है, सीएथ वो देखता है, ऑलवेज हमेशा, मोर देन द लुकर ऑन माने दर्शक से ज़्यादा, तो दर्शक से ज़्यादा जो खेल खेल रहा है वो नहीं देख पाता, दर्शक ज़्यादा अच्छा देखते हैं, लेकिन व्यक्ति चाहे तो ये सोच सकता है। और दैट अ मैन इन एंगर, और व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि एक क्रोधित व्यक्ति इज एज वाइज, उतना ही बुद्धिमान होता है, एज ही, जितना कि वो व्यक्ति, दैट हैथ सेड, जो बोल चुका हो, ओवर द 4 and 20 years, ये ईयर्स नहीं है, गलत छपा हुआ है किताब में, लेटर्स है। पहले यानी फ्रांसिस बेकन के टाइम में 26 लेटर्स नहीं थे अल्फ़ाबेट में, 24 थे। तो अगर ए से लेके जेड तक आप बोल लें, आपको गुस्सा आ रहा है और इस बीच आप ABCD बोल लें जेड तक, तो गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, ये कहना है बेकन का। तो जो गुस्से में है व्यक्ति वो उतना वाइज नहीं होता, वो गुस्से में जो काम आप करते हो वो बड़ा कभी कभी भयानक उसके परिणाम होते हैं, और जो व्यक्ति A to Z बोले ABCD वो ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो यहाँ बेकन का कहना है कि अगर ए मैन मे थिंक इफ़ वी विल, कि एक व्यक्ति सोच सकता है अगर वो चाहे कि जो व्यक्ति A to Z बोल चुका है उससे गुस्से वाला व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान है, जबकि ऐसा नहीं है। और दैट अ मस्केट, और या फिर एक मस्केट माने बंदूक, मे बी शॉट ऑफ, चलाई जा सकती है, एज वेल, उतनी ही अच्छे तरीके से, अपॉन द आर्म, अपनी बाह में लेकर, एज अपॉन द रेस्ट, जितना कि रेस्ट माने जो बंदूक रखने का स्टैंड है उस पर रखकर, तो स्टैंड पर रख के ज़्यादा अच्छे से चलाई जा सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोचना चाहे कि भाई उतनी ही अच्छी हाथ में लेके भी चलाई जा सकती है तो वो सोच ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एंड सच अदर फॉन्ड एंड हाई इमेजिनेशंस, और ऐसी ही दूसरी, फॉन्ड माने कल्पना से भरी हुई, है ना, हाई इमेजिनेशंस यानी ऐसी ही बड़ी बड़ी कल्पनाएं व्यक्ति चाहे तो कर सकता है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। टू थिंक हिमसेल्फ ऑल इन ऑल, ये मानने के लिए कि वो खुद ही सर्वे सर्वा है, यानी उसको दोस्त की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानने के लिए व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। बट लेकिन व्हेन ऑल इज डन, जब सारी बात कह ली गई, सब कुछ हो गया, द हेल्प, तो मदद, ऑफ गुड काउंसिल, अच्छी सलाह की, इज दैट, वो है, विच सेटथ बिजनेस स्टेट, जो कि काम को सीधा कर देती है। एंड इफ एनी मैन थिंक, और अगर कोई आदमी सोचता है, दैट ही विल टेक काउंसिल, कि वो सलाह लेगा, बट इट शैल बी बाय पीसेस, लेकिन टुकड़ों में सलाह लेगा, है ना, एक सलाह इससे ले ली, एक सलाह उससे ले ली, तो टुकड़ों में सलाह लेगा। आस्किंग काउंसिल इन वन बिजनेस ऑफ वन मैन, यानी एक काम में एक व्यक्ति की सलाह लेगा, एंड इन एनदर बिजनेस ऑफ एनदर मैन, और दूसरे काम में दूसरे व्यक्ति की सलाह लेगा,
इट इज़ वेल, दैट इज़ टू से बेटर परहैप्स देन इफ़ ही आस्क्ड नन एट ऑल। तो उससे बेहतर ये होगा शायद कि वो बिल्कुल ही किसी की सलाह ना ले। बट ही रनeth टू डेंजर्स। अब यहाँ वो दो खतरे मोल लेता है। अगर कोई व्यक्ति एक बात में एक की सलाह, दूसरे में दूसरे की सलाह लेता है, तो यहाँ उसके लिए दो खतरे पैदा होते हैं। वन, दैट ही शैल नॉट बी फेथफुली काउंसल्ड। एक पहला खतरा कि उसको वफादारी के साथ सलाह नहीं दी जाएगी। फॉर इट इज़ अ रेयर थिंग, क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है। एक्सेप्ट इट बी फ्रॉम अ परफेक्ट एंड एंटायर फ्रेंड, सिवाय इसके कि अगर ये सलाह एक अच्छे और पूरे मतलब जो घनिष्ठ मित्र है उससे मिले। टू हैव काउंसिल गिवन बट सच एज शैल बी बाउड एंड क्रुक्ड टू सम एंड्स विच ही हैथ दैट गिवेथ इट। यानी अगर अच्छा दोस्त है तो उसकी सलाह तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा टू हैव काउंसिल गिवन, किसी की दी हुई, टू हैव माने लेना, काउंसिल सलाह, गिवन माने दी हुई, किसी की दी हुई सलाह लेना। बट सच एज शैल बी बाउड, तो जो ये सलाह जो व्यक्ति देगा वो कैसी होगी? बाउड एंड क्रुक्ड। बाउड माने झुकी हुई और क्रुक्ड माने शातिरपने से दी हुई। टू सम एंड्स, किसी ऐसे, एंड का मतलब यहाँ पर्पज, उद्देश्य से। विच ही हैथ, जो उसका खुद का होगा, स्वार्थ होगा उसका, मतलब होगा उसका। दैट गिवेथ इट, जो इस सलाह को दे रहा है, यानी जो आपको सलाह दे रहा है वो अपना मतलब सिद्ध करेगा अगर वो आपका दोस्त नहीं है। द अदर, दूसरा खतरा, दैट ही शैल हैव काउंसिल गिवन, यानी वो जो कि दी हुई सलाह लेता है उसके लिए दूसरा खतरा क्या है? हर्टफुल एंड अनसेफ, यानी चोट पहुंचाने वाली और असुरक्षित, है ना, ऐसी सलाह हो सकती है। दो विद गुड मीनिंग, हालांकि जो सलाह दे रहा है उसका इरादा खराब ना हो, अच्छा इरादा हो, नेक इरादा हो। एंड मिक्स्ड पार्टली ऑफ मिसचीफ एंड पार्टली ऑफ रेमेडी, और वो पार्टली आंशिक रूप से मिसचीफ से मिला हुआ हो और आंशिक रूप से उसमें रेमेडी हो, इलाज हो। मिसचीफ का यहाँ मतलब कि नुकसान, यानी देने वाले का इरादा गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उससे थोड़ा फ़ायदा हो, थोड़ा तो बीमारी का इलाज हो और थोड़ा नुकसान हो। कहाँ गया, खो गया, नहीं मिल गया। इवन इफ यू वुड कॉल अ फिजिशियन, अब वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है एक डॉक्टर का, वैद्य का, फिजिशियन का। दैट इज थॉट गुड फॉर द क्योर ऑफ द डिसीज, यानी आपको कोई बीमारी है और आप एक उसके लिए एक वैद्य के पास गए और उस बीमारी का इलाज वो जानता है। यू कंप्लेन ऑफ, यानी जिस बीमारी की आप शिकायत कर रहे हैं उसका इलाज उसके पास है। बट इज अनएक्वेंटेड विद योर बॉडी, लेकिन वो आपके शरीर से अपरिचित है, यानी आपके शरीर को फला दवाई से एलर्जी है ना, कई लोगों को होती है ना, पैरासीटामोल से एलर्जी है, किसी को किसी दवाई से एलर्जी है ना, तो अब क्या होगा? उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। बट इज़ अनएक्वेंटेड विद योर बॉडी, आपके इस शरीर से वो परिचित नहीं है कि आपका शरीर किन चीज़ों के प्रति एलर्जिक है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, मे पुट यू इन वे फॉर अ प्रेजेंट क्योर, तो जो आपकी वर्तमान बीमारी है उसका तो आपका इलाज कर देगा वर्तमान में। बट ओवर थ्रो इट, लेकिन वो उठाकर फेंक देगा योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य को, इन सम अदर काइंड, किसी दूसरे प्रकार की बीमारी में, है ना, जो बीमारी आपको है उसकी दवाई देगा और वो बीमारी, इस बीमारी को सही करके दूसरी बीमारी पैदा कर देगी, जैसा कि आजकल सारी एंटीबायोटिक्स करती हैं, है ना। आप बिना बात के बहुत जल्दबाजी में, जरा सा जुकाम हुआ ले ली साहब एंटीबायोटिक, जरा सा बुखार आ गया ले ली साहब एंटीबायोटिक, तो क्या होता है, उनसे दूसरी बीमारियां पैदा होता रहती हैं। तो एंड सो क्योर द डिसीज, और इस प्रकार क्या होगा कि वो बीमारी का तो इलाज कर देगा, एंड किल द पेशेंट, और मरीज को मार देगा। बीमारी तो ठीक हो जाएगी, मरीज मर जाएगा। बट अ फ्रेंड, लेकिन एक दोस्त, दैट इज होली एक्वेंटेड विद, जो कि पूरे तरीके से परिचित है,
अ मैन्स एस्टेट, एक व्यक्ति की परिस्थितियों से, विल विवेयर, वो सावधान रहेगा, बाय फर्दरिंग एनी प्रेजेंट बिजनेस, के जो वर्तमान में उसका काम है, उसकी परेशानी है, उसको आगे बढ़ाकर उसको उसका सॉल्यूशन निकाल के उस हाउ ही डैशeth अपॉन अदर इनकन्वीनियंस, कि वो किसी दूसरी इनकन्वीनियंस को, असुविधा को पैदा ना करे, इस बात के लिए वो सचेत रहेगा क्योंकि वो आपकी सारी परिस्थितियों से परिचित है। एंड देयरफॉर, और इसलिए रेस्ट नॉट अपॉन स्कैटर्ड काउंसिल्स, रेस्ट नॉट मतलब रिलाई मत करो, निर्भर मत रहो, डिपेंड मत करो। स्कैटर्ड काउंसिल्स माने जो छितरी हुई सलाह, पीस मील काउंसिल, यानी एक सलाह इससे ले ली, एक सलाह उससे ले ली, उन पर डिपेंड मत करो, आप उन पर भरोसा मत करो। दे विल रेदर डिस्ट्रैक्ट एंड मिसलीड, वो क्या करेंगी, आपका डिस्ट्रैक्ट माने ध्यान भटकाएंगी, मिसलीड आपको गलत दिशा में ले जाएंगी, देन सेटल एंड डायरेक्ट, बजाय आपको सेटल करने के, सुरक्षित करने के, आपके समस्या का समाधान निकालने के, एंड डायरेक्ट, और आपको सही दिशा निर्देश देने के। आफ्टर दीज टू नोबल फ्रूट्स, यानी ये दो अच्छे फलों के बाद, यानी अभी पीछा छोड़ेगा नहीं, फल तो भैया फायदे ही फायदे ढूंढेगा, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के, पीस इन द अफेक्शंस, और दूसरा एंड द सपोर्ट ऑफ द जजमेंट, नोट करते जाइएगा, है ना। तो पहला फायदा क्या था, पीस इन द अफेक्शंस, अफेक्शंस माने भावनाएं, उनकी शांति, और दूसरा सपोर्ट ऑफ द जजमेंट, जो विवेक है, बुद्धि है, उसको सपोर्ट, उसको संबल, सहारा। फॉलोइथ द लास्ट फ्रूट, चलो भैया लास्ट तो हुआ कम से कम, अंतिम फल आता है, अंतिम फायदा आता है, विच इज लाइक द पोमग्रेनेट, जो कि अनार की तरह है, फुल ऑफ मैनी कर्नल्स, बहुत सारे बीजों से भरा हुआ। आई मीन, मेरा मतलब है, एड एंड बियरिंग अ पार्ट इन ऑल एक्शंस एंड ओकेजन्स, यानी कि एड मदद है, बियरिंग मतलब संभालना, अ पार्ट आंशिक रूप से, इन ऑल एक्शन सारे कामों में, एंड ओकेजन्स और सारे अवसरों पर, यानी जो तीसरा फायदा है उसमें तो बहुत सारे अनार के बीज की तरह भरे हुए हैं कि हर अवसर पर, हर काम में, हर वक्त वो आपको संभालता है, मदद करता है। Here the best way to represent to life the manifold use of friendship is to cast and see how many things there are which a man cannot do himself. अब यहाँ पर here, यहाँ the best way, सबसे अच्छा तरीका, to represent to life, यानी प्रस्तुत करना जीवन में, the manifold use, यानी बहुत सारे उपयोग, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के, यानी दोस्ती के बहुत सारे प्रयोग, उपयोग, यूटिलिटी यहाँ पर दिखाना, वो है इज टू कास्ट, कि हम लिखें या गिने, एंड सी, और देखें, हाउ मैनी थिंग्स, कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं, देयर आर विच अ मैन कैन नॉट डू हिमसेल्फ, जो कि एक बंदा खुद नहीं कर सकता, एंड देन इट विल अपियर, और तब ये दिखेगा, दैट इट वॉज अ स्पेयरिंग स्पीच, कि ये बड़ा स्पेयरिंग स्पीच मतलब बड़ा मीनिंगफुल स्पीच था, मीनिंगफुल बात थी, ऑफ द एंशियंट्स, पुराने लोगों की, बुजुर्गों की, टू से, जब वो ये कहते थे, दैट अ फ्रेंड इज अनदर हिमसेल्फ, कि एक दोस्त होता है वो हमारा ही दूसरा रूप होता है ना, हमारा ही प्रतिबिंब होता है, मतलब हम एक हैं लेकिन हम दो हो जाते हैं। अगर हमारे पास एक दोस्त होता है तो जो हमारा दोस्त होता है वो हमारा ही सेल्फ है। फॉर, क्योंकि दैट अ फ्रेंड इज फार मोर देन हिमसेल्फ, क्योंकि एक दोस्त हमसे भी कहीं ज्यादा है, व्यक्ति से भी कहीं आगे बढ़कर है। वो कैसे? मैन हैव देयर टाइम, जो व्यक्ति हैं उनका अपना वक्त होता है भाई। कल कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो लोगों का अपना एक निश्चित टाइम होता है। एंड डाई मैनी टाइम्स, और बहुत बार लोग मर जाते हैं इन डिज़ायर ऑफ सम थिंग्स, कुछ चीज़ों की इच्छा लिए हुए, कुछ काम करने थे लेकिन नहीं हो पाए, उनकी इच्छा मन में लिए हुए आदमी मर जाता है। विच दे प्रिंसिपली टेक टू हार्ट,
जिनको के प्रिंसिपली माने मुख्य रूप से टेक टू हार्ट, वो दिल से लगाए होते हैं, अपने दिल में बसाए होते हैं कि ये करना है वो करना है, उनके दिल में वो इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को लेकर बेचारे मर जाते हैं। द बेस्टोइंग ऑफ अ चाइल्ड, यानी अपने बच्चे को बेस्टोइंग माने एस्टेब्लिश करना, हमें अपने बच्चों का कैरियर बनाना होता है ना, किसी को पढ़ाना है, लिखाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, अफसर बनाना है, या फिर वो सब कुछ बनने की बच्चे में काबिलियत नहीं है तो उसको बिजनेस कराना है, दुकान खुलवानी है, कुछ भी काम करवाना है। तो ये है बेस्टोइंग ऑफ द चाइल्ड, यानी अपने बच्चे को स्थापित करना। द फिनिशिंग ऑफ अ वर्क, कोई काम हमने शुरू किया उसको ख़त्म करना है, और द लाइक, या फिर इसी प्रकार का और कुछ। इफ़ अ मैन हैव अ ट्रू फ्रेंड, अगर एक आदमी का कोई सच्चा दोस्त है, ही मे रेस्ट ऑलमोस्ट सिक्योर, तो वो रेस्ट सिक्योर मतलब वो आश्वस्त हो सकता है, वो यकीन से दुनिया छोड़ सकता है, दैट द केयर ऑफ दोज थिंग्स, कि उन चीज़ों की परवाह विल कंटिन्यू, होती रहेगी, आफ्टर हिम, उसके जाने के बाद भी। सो दैट अ मैन हैथ एज इट वर टू लाइव्स इन हिज डिज़ायर्स, इस प्रकार एक आदमी की दो जिंदगियां होती हैं उसकी इच्छाओं में। अ मैन हैथ अ बॉडी, एक आदमी का एक शरीर होता है, एंड दैट बॉडी इज कन्फाइंड टू अ प्लेस, और वो शरीर एक स्थान तक सीमित रहता है। बट लेकिन वेयर फ्रेंडशिप इज, जहाँ दोस्ती है, द ऑल ऑफिसेस ऑफ लाइफ आर एज इट वर ग्रांटेड टू हिम एंड हिज डेप्यूटी। तो जहाँ दोस्ती है, ऑल ऑफिसेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के सारे काम, आर एज इट वर मतलब हो जाते हैं, ग्रांटेड टू हिम यानी जैसे कि उसको दे दिए गए हों, एंड हिज डेप्यूटी, और उसके डेप्यूटी को, मतलब कि वो जितने काम खुद कर पाए वो उतने खुद कर ले, और बाकी उसका दोस्त कर लेगा। फॉर ही मे एक्सरसाइज दैम बाय हिज फ्रेंड, क्योंकि वो उन कामों को अपने दोस्त से भी करवा सकता है। हाउ मैनी थिंग्स आर देयर, कितनी सारी चीज़ें हैं, विच अ मैन कैन नॉट, जो कि एक व्यक्ति नहीं कर सकता, विद एनी फेस और कोमलीनेस, मतलब बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से और डू हिमसेल्फ, यानी खुद नहीं कह सकता, खुद नहीं कर सकता। मान लीजिए मुझे कहीं नौकरी के लिए जाना है, हालांकि मेरे पास नौकरी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो अब मैं अपनी तारीफ़ कैसे करूँ, है ना, कि भाई मैं अच्छा पढ़ा लेती हूँ, मुझे लिटरेचर की नॉलेज है ना, मैंने बहुत मेहनत की है, कैसे करूँगी अपनी तारीफ़, क्योंकि अपनी तारीफ़ खुद करना अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन अगर मेरे साथ कोई दोस्त है और वो जिससे मैं नौकरी मांग रही हूँ उसको जानता भी है और वो मेरा दोस्त है, तो वो अगर तारीफ़ करे तो अलग बात हो जाती है ना। हम करेंगे तो हमें एक तरीके से शर्म आती है खुद की तारीफ़ करने में, लेकिन दूसरा कोई करे तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। तो अब ये बात यही कह रहा है कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम से और डू हिमसेल्फ, यानी खुद नहीं कह सकते, अपने मुंह से खुद नहीं कर सकते। अ मैन कैन स्केयर्स एलोएज, अब यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि मैं कैसे अपनी मेरिट्स खुद बताऊं। अ मैन कैन स्केयर्स माने मुश्किल से ही, एलेज माने कह पाता है, हिज ओन मेरिट्स, अपनी खुद की विशेषताएं, खासियतें, है ना, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं हम अपने मुंह से नहीं कह पाते। विद मॉडेस्टी यानी विनम्रता के साथ, अच्छा नहीं लगेगा ना, मॉडेस्ट नहीं लगे ना, ग्रेसफुल नहीं लगता ना अपनी खुद की तारीफ करना। मच लेस एक्सटोल देम, और उससे भी कम अपनी एक्सटोल माने उनको क्रिटिसाइज कर सकता है, क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाते हम अपने आप को, अपनी खासियतें भी नहीं बता पाते। नहीं नहीं, एक्सटोल माने क्रिटिसाइज करना नहीं है, वो दूसरा वर्ड है, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गई, आज मेलाप्रोपिज्म वाला थोड़ा कांड हो गया। तो एक्सटोल माने भी तारीफ करना है, तो एलेज माने कहना और एक्सटोल माने तारीफ करना, यानी हम अपनी मेरिट्स गिना नहीं सकते, बता नहीं सकते और उनकी तारीफ भी नहीं कर सकते। अ मैन कैन नॉट समटाइम्स ब्रुक टू सप्लिकेट और बैग, और एक व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के सामने झुक नहीं पाता, कुछ मांग नहीं पाता, है ना, लेकिन दोस्त
उनके बिहाफ पे ये काम कर सकता है। उनके जब मान लीजिए भूख लगी है ना, सामने हमारे रखें कोई चीज़ और हम ले नहीं पा रहे, हमारे शर्म के किसी से मांग नहीं पा रहे, लेकिन दोस्त ये काम हमारे लिए कर सकता है, हमें दे सकता है। एंड अ नंबर ऑफ द लाइक, और बहुत सारी ऐसी ही काम हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद नहीं कर पाते अपने लिए। बट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन ये सारी चीज़ें आर ग्रेसफुल, यानी अच्छी लगती हैं, इन अ फ्रेंड्स माउथ, एक दोस्त के मुंह से, विच आर ब्लशिंग, जिनको की वजह से शर्म आ जाती है, इन अ मैंस ओन, एक व्यक्ति को खुद को, यानी खुद अपनी तारीफ करने में, अपने लिए खाने को मांगने में, अपने लिए कोई चीज़ करने में हमें शर्म आ जाती है। ब्लश माने शर्माना। तो वो काम दोस्त कर सकता है, दोस्त के मुंह से हमारी तारीफ अच्छी लगती है। सो अगेन, इसलिए पुनः, अ मेंस पर्सन हैथ मैनी प्रॉपर रिलेशंस विच ही कैन नॉट पुट ऑफ, मतलब कि अ मेंस पर्सन, एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, हैथ मैनी प्रॉपर रिलेशंस, उसके बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, विच ही कैन नॉट पुट ऑफ, जिनको कि वो अपने से दूर नहीं कर सकता, यानी उनको किसी दूसरे तरीके से डील नहीं कर सकता। अ मैन कैन नॉट स्पीक टू हिज सन बट एज अ फादर, तो एक आदमी अपने बेटे से सिर्फ एक पिता के रूप में बात कर सकता है। टू हिज वाइफ बट एज अ हस्बैंड, और अपनी पत्नी से एक पति के रूप में ही बात कर सकता है। टू हिज एनिमी बट अपॉन टर्म्स, और अपने दुश्मन से एक दुश्मन के रूप में ही बात कर सकता है। वेयर एज, जबकि अ फ्रेंड में स्पीक, एक दोस्त अगर उसके पास है तो वो बोल सकता है एज द केस रिक्वायर्स, जैसे कि जैसी भी इस मामले में ज़रूरत हो। जैसे कि दोस्त आपके बेटे से आपके बेटे का दोस्त बनकर भी बात कर सकता है, किसी दूसरे तरीके से उसको समझा सकता है ना, जो कि आप नहीं कर सकते। आपको अपने बेटे के साथ, अगर फादर हैं आप, तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखना पड़ता है, लेकिन आपका दोस्त दूसरे तरीके से भी डील कर सकता है। ऐसे ही पत्नी है, आपकी पत्नी को जो बात आप नहीं बोल सकते, अपने दोस्त के माध्यम से आप बुलवा सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे काम हैं। या अपने दुश्मन के पास कोई मैसेज आप दोस्त के माध्यम से भेज सकते हैं। जैसे कि पांडवों के दूत बनकर श्री कृष्ण गए थे, पांडवों के दोस्त थे, और वो गए थे दुर्योधन के यहाँ, मैसेज लेकर गए थे, तो ये काम वही कर सकते थे। तो दोस्त ही ये काम कर सकता है। बट टू इन्यूमरेट दीज थिंग्स, लेकिन टू इन्यूमरेट माने गिनाना, दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को, वर एंडलेस, वो तो अंतहीन है, यानी कितने फ़ायदे हैं दोस्ती के, ये गिनाना अंतहीन है। आई हैव गिवन द रूल, मैंने अब आपको नियम दे दिया। वेयर अ मैन कैन नॉट फिटली प्ले हिज ओन पार्ट इफ ही हैव नॉट अ फ्रेंड ही मे क्विट द स्टेज, तो जहाँ एक व्यक्ति फिटली, उचित तरीके से, प्ले हिज ओन पार्ट, अपनी खुद की भूमिका नहीं निभा सकता, इफ़ ही हैव नॉट अ फ्रेंड, और अगर उसका कोई दोस्त नहीं है, ही मे क्विट द स्टेज, तो फिर वो स्टेज को छोड़ दे, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। यानी अगर आप अच्छे से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे तो आपको दोस्त का सहारा है, और अगर दोस्त नहीं है तो फिर तो आपको स्टेज छोड़नी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो बहुत सारे फ़ायदे आपको गिनाए दोस्ती के फ्रांसिस बेकन ने, यानी दोस्त से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सारा आपको पता चल गया। बेकन ने एक बार भी ये नहीं बताया कि आप दोस्त के लिए क्या कर सकते हैं, दोस्त से क्या ले सकते हैं, वो तो सारा कई बार गिनाया हमको, पूरे ऐसे में आपने देखा, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि हम दोस्त को दे क्या सकते हैं। खैर, ये बेकन है, और इसीलिए इसके लिए कहा गया है कि ही इज़ द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ऐसे अच्छा था, लंबा था, मुझे काफ़ी मेहनत लगी, और लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया तो फिर मेहनत की कोई बात नहीं। मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।